तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार सारे इंडियन कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट को लेकर के। मुझे लगता है कि जब लास्ट टाइम मार्च का एग्जाम हुआ तो देश में एक अजीब सी कसमोकस थी, आखिर ये इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम क्या है, कैसे होगा, किस तरह होगा, क्योंकि लास्ट ट्रैक अच्छा नहीं रहा। बट फाइनली जिस तरह की प्रक्रिया और जिस तरह का प्रोसीजर इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्टार्ट किया है, मुझे लगता है कि देश को एक बार फिर से इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेक्शन प्रोसीजर पे गर्व होना चाहिए। फाइनली 2 जुलाई से आपने फॉर्म भरना इसका स्टार्ट किया और 16 जुलाई तक आपने इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी का, डीबी का और जो यांत्रिक के बच्चे थे, दैट मीन जो 10th के बाद 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज के बच्चे थे, उन सब ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे देश में चल रहा है कि सर आखिर प्रिपरेशन कैसे की जाए। लास्ट टाइम जिन बच्चों ने अपीयर हो, मुझसे एक बड़ा प्रश्न और भी देश के बच्चे पूछ रहे हैं जो कि अभी फेज 1 के बाद अपना फेज 2 देके आए हैं। उसके बाद उनका प्रश्न बन रहा है कि सर फेज 3 के लिए आखिर क्या कट ऑफ जाने वाला है सर, और कब तक हमारे पास वो इनरोलमेंट लिस्ट और फाइनल लिस्ट आएगी जिससे हम आईएनएस चिल्का में रिपोर्ट कर पाएंगे। तो जल्दी उसको लेकर मैं एक वीडियो आने वाला हूं। बट साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि देश में पहली बार मेजर कलसी क्लासेस ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। इंडियन कोस्ट गार्ड स्पेशल बैचेस को हम लोगों ने लॉन्च किया है बच्चा। बस यही कहना चाहता हूं कि एक सही तैयारी, सही फोकस और अप्रोच के साथ आप इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे एग्जाम में बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता पा सकते हैं। और इसी कड़ी को प्रूव करने के लिए बिल्कुल हम आपको समझाना चाहते हैं। जब इंडियन कोस्ट गार्ड के आप पेपर पैटर्न को देखते हैं बच्चा, तो सेक्शन 1 जहां सबके लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है, दैट मीन जो बच्चा नाविक डीबी के लिए जा रहा है 10th स्टैंडर्ड पे, जो बच्चा नाविक जीडी के लिए जा रहा है 10+2 स्टैंडर्ड पे, और जो बच्चा नाविक यांत्रिक के लिए जा रहा है 10+3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड पे, सबके लिए सेक्शन 1 की कंपल्सन हो जाती है। 60 क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं और 45 मिनट्स का टाइम होता है। कमाल का टाइम मैनेजमेंट। और 60 क्वेश्चन बिल्कुल आपके अर्थमेटिक पार्ट से, रीजनिंग पार्ट से, जनरल साइंस पार्ट से, इंग्लिश पार्ट से और आपके जीके पार्ट से पूछे जाते हैं। पैरेलली आपके सामने हम कवर करेंगे नाविक जीडी के सेक्शन 2 को भी, क्योंकि आपको मैथ और फिजिक्स पे भी कमांड लेना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट हैं ये फाइनली आईएनएस चिल्का में ही जाके ट्रेनिंग लेते हैं। तो आपको कहना चाहता हूं कि इंडियन नेवी जो हमारा एसआर, आरटीपीसी, अप्रेंटिस और एमआर है, और इंडियन नाविक का जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड का जो नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक है, कहीं ना कहीं सबका ट्रेनिंग प्रोसीजर एक साथ ही स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये भी चल रहा था कि इंडियन नेवी का फॉर्म आएगा तो जरूर आएगा, और जल्द ही मैं एयरफोर्स और नेवी के फॉर्म आने के शेड्यूल को आपके सामने घोषित करूंगा। बस अभी यही कहना चाहता हूं बेटा कि आपके सामने हम जबरदस्त मॉडल पेपर लेके आए हैं, केवल एक उद्देश्य से कि आप लगिए और जम के इससे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। बेहतरीन इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हमने बुक भी जनरेट की है, केवल एक उद्देश्य से कि आप घर बैठे भी एक बेहतर तैयारी को ले सकें। और साथ ही साथ जो बच्चे ऑफलाइन प्रोग्राम में हिस्सा बनना चाहते हैं, देश में सबसे पहले हमने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशल बैचेस लॉन्च कर दिए बच्चा। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमकेसी लर्निंग ऐप पे भी जबरदस्त इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए क्लासेस चला रहे हैं। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, एक एक दिन आपका वैल्यूएबल है और आने वाले सितंबर लास्ट तक आपका एग्जाम शेड्यूल है। तो एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, लग जाइए। और इसी लगने की प्रक्रिया में हम लगातार आपके सामने मॉडल पेपर लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लाते हैं रोज सुबह 7 बजे आपके लिए एक मॉडल पेपर। आज जो मॉडल पेपर चल रहा है ये मॉडल पेपर है इंडियन कोस्ट गार्ड के कंपटीशन नाविक, डीबी, जीडी और यांत्रिक के नॉन टेक्निकल पोर्शंस का। तो बच्चों इस मॉडल पेपर में इंग्लिश वाला कंटेंट इस समय आपके सामने है। इंग्लिश के सवालों को हम देखते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन एक एक करके 15 तक क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, बोर्ड पर आपके सामने मौजूद है। बिजनेसमैन वॉज वेरी जेंटल व्हेन ही गाइडेड, यहाँ सही जवाब होगा, अपने दोस्तों को सेंटेंस के मीनिंग के मुताबिक। बाकी तीनों में से कोई भी फिटिंग शब्द नहीं है। इंप्रूवमेंट का सवाल देखें। दोनों परिवारों को निमंत्रित किया गया बट नाइदर हैड एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन, लेकिन किसी ने भी हमारे इन्विटेशन को स्वीकार ही नहीं किया। नाइदर हैड एक्सेप्टेड, अब हैड एक्सेप्टेड की जगह लगेगा खाली एक्सेप्टेड, नाइदर एक्सेप्टेड आर इन्विटेशन। पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस, पुल समवन्स लेग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, और मजाक उड़ाने के लिए लगेगा जोक विद समवन। इसके बाद चौथा सवाल है हमारे पास स्पेलिंग एरर का। इन चारों शब्दों में से तीसरे शब्द अननेसेसरी की स्पेलिंग में यू के बाद डबल एन होता है, जबकि यहां सिंगल एन है। C4 कैलकाटा आंसर हुआ। कॉमन एरर का पहला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है। जो पुरुष है वो डिसअपियर हो गया आफ्टर ही हैज कमिटेड। तो पुरुष डिसअपियर हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसके पहले जो काम हुआ वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, इसीलिए B4 बॉम्बे में हैज की जगह हैड का यूज किया जाएगा। छठा सवाल, कारपेंटर जो है ये मोस्ट स्किल्ड है
सारे दूसरे कारपेंटर्स में। छठे का बी फॉर बॉम्बे होगा, क्योंकि कारपेंटर के बाद जो सुपरलेटिव लगा है मोस्ट स्किल्ड, उसके बाद जो ऑल आया है तो ऑल के बाद अदर का यूज नहीं किया जाएगा, ऑल के बाद सीधे कारपेंटर का यूज किया जाएगा। देखो बच्चों, ये वॉइस का सवाल है। कॉल इन द नेक्स्ट कैंडिडेट, अगले कैंडिडेट को बुलाइए। पहला विकल्प गलत है, क्योंकि कॉल में थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। दूसरा विकल्प भी गलत है, ये पैसिव ही नहीं है। तीसरा विकल्प भी गलत है, कॉल्ड के पहले बी नहीं है। चौथा विकल्प हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। चिड़ियाओं के अध्ययन को कहते हैं सी फॉर कैलकाटा ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 है सिनोनिम पर्यायवाची विक्ट्री, जिसका मतलब होता है विजय। इसका दूसरा पर्यायवाची होगा ट्रायम्फ, जिसका भी मतलब होता है विजय। फेल्योर मतलब असफलता, डिफीट हराना, स्ट्रेस तनाव, ये अलग शब्द हैं। 10वां शब्द है ब्यूटीफुल, जिसका ये आपको सिनोनिम बताना है। तो दिए गए 4 शब्दों में से ब्यूटीफुल का सिनोनिम होगा अट्रैक्टिव, आकर्षक। अगली माने बदसूरत, नेगेटिव माने ऋणात्मक, कोर्स माने घर्षण, ये सब अलग शब्द हैं। 11वां शब्द देखिए, एंटोनिम का विलोम शब्द है एक्यूरेट। एक्यूरेट जिसका मतलब होता है नपातुला, अपोजिट होगा इनएग्जैक्ट। इनएग्जैक्ट जिसका की मतलब होता है जो एग्जैक्ट ना हो, तो ये एक्यूरेट का अपोजिट हो गया। फॉरेन माने विदेशी, अपोजिट होगा नेटिव, जिसका मतलब होता है जन्म से कहीं रहने वाले लोग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है। वीडियो को आप पॉज करें और हुज तक पढ़ें, पॉज करें, हुज तक पढ़ें। उसके बाद फिर से आप पॉज करें और अब यहां वुड तक पढ़ें। वुड तक पढ़ने के बाद बस एक लाइन बची भी, पार्शियली सोल्ड। अब क्या है कि पैसेज आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कहा गया है कि जो दुनिया के युवा शांति दूत हैं वो इस बात को चाहते हैं कि जब हम मानवता की सेवा करें तो बॉर्डर के अंदर बंध कर ना करें, विदेशियों की भी सेवा हम कर सकते हैं अगर वो पीड़ित हैं तो। अब पहला सवाल देखिए, फॉर द रिकॉन्साइलेशन एंड यूनिटी, रिकॉन्साइलेशन और एकता के लिए जरूरी क्या है? टू हैव नो डिस्क्रिमिनेशन इन द ट्रस्ट, कि हम कोई भी भेदभाव ना करें उस विश्वास में जो दिखाया जाए अर्थ के लोगों को। यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, टू मेक द मेंबर्स ऑफ अ नेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनह्यूमन एक्ट्स ऑफ देयर लीडर, यदि किसी देश के नेताओं ने कोई कुकर्म कर दिया तो फिर हम उस देश के नागरिकों को यदि उसके लिए जिम्मेदार ठहराएं तो ये कैसा है? अनजस्ट है। पैसेज में ये बात लिखी है। उसके बाद 15वां सवाल है कि जो सीमा से बाहर की चिंतन है वो दिखाई जानी चाहिए किसको? दिखाई जानी चाहिए अपने कंट्रीमैन को नहीं, पीपल को जो बिलोंग करते हैं हमारे दोस्त देशों को नहीं, फॉरेनर जो केवल विजिट करने आए हैं नहीं, उन सभी लोगों को जो निर्वासित हैं और रह रहे हैं दूसरी मिट्टी पर। यह होता है मॉडल पेपर। वीडियो को लास्ट के एंड तक जरूर देखें ताकि आप सारे विषयों के मॉडल पेपर को देख पाएं। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, मैं विजय मौर्य आपके लिए लेके आया हूं मेजर कलसी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर अर्थमेटिक का मॉडल पेपर। तो चलिए बेटा, जो क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग है, आपके पैटर्न पर है, चलिए हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। आप भी मेरे साथ लगे रहिएगा। आइए, आपका पहला क्वेश्चन है, आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 18276 पूर्णतया विभाज्य है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर लिखी बेटा, ये जो नंबर आपके पास लिखा है ये किससे डिविजिबल है? ये आपका क्वेश्चन है, ये किससे डिविजिबल है आपका ये क्वेश्चन बेटा। चलो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको माइंड करना होगा कि ये यानी क्या है बेटा, डिविजिबिलिटी आपकी चेक करना चाह रहा है। यानी जब डिविजिबिलिटी चेक करने का कॉन्सेप्ट आता है बेटा, हमें आपको माइंड करना पड़ता है कि इसकी डिविजिबिलिटी क्या की जा सकती है। यानी देखो कैसे करेंगे, इसको ध्यान रखिए बेटा। यहाँ देखिए बेटा, अगर हम पहले ऑप्शन से ही बात करते हैं, ऑप्शन से अगर 8 की बात करता हूँ, 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट जो 2 अंक होते बेटा वो 8 से कट जाने चाहिए। 8 28 64 8 9 72, यानी 72 बेटा इससे तो नहीं कटेगा, क्लियर हो गया। दूसरी बात करता हूँ बेटा, 9 से वो संख्या कटेगी कि नहीं ये देख लेते हैं। 9 से कटने के लिए क्या होता है, जो संख्या दी गई होती है संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो संख्या क्या है बेटा, देखो 7 6 7 2 8 1 है ना बेटा, तो 1 + 8 10 हुआ, 1 +
8 10 हुआ, +2 12 हुआ, +7 बेटा क्या हुआ 19 हुआ, +6 कितना हुआ 20, 19 + 6 25 हो गया बेटा। 25 9 से कटेगा नहीं, इनकी भी कहानी खत्म। अब आप बात करते हैं बेटा किसकी, 6 की। 6 से कटने के लिए संख्या आपकी किससे कटनी चाहिए, 2 और 3 से कटनी चाहिए। 6 से कटने के लिए संख्या किससे कटनी चाहिए बेटा, 2 और 3 से कटनी चाहिए। तो चलिए 2 से कटने की बात अगर आप करते हैं तो पहले देख लीजिए बेटा, जब 2 से ये संख्या काटने की बात आएगी तो यूनिट प्लेस पे 6 है, यूनिट प्लेस पे क्या है बेटा 6 है, संख्या 2 से कट गई। यूनिट प्लेस में 6 है, संख्या 2 से कट गई। अब बात कर लेते हैं 3 से, जरा जोड़ लो बेटा। 7 6 13 हो गया, 7 6 13, 2 15, 15 5 20, 3 23, 1 24। टोटल सम कितना आया था बेटा 24 आया। 24 भी 3 से कट जाएगा, 3 8 24 हो गया बेटा। यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो गया बेटा, सी हो गया, यानी आंसर 6 हो गया। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलो बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन करने के लिए देखिए आप आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, ये नंबर है, नंबर से इन सबको ऐड करके आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा, ये आपको देखना बेटा। अब इसी को बेटा अगर थोड़ा सा आप देख लें, यहाँ दशमलव का अंक देखते हैं बेटा 3 अंक के बाद है, यहाँ पर बेटा 2 अंक के बाद है, यहाँ पर 1 अंक के बाद है, और यहाँ पर क्या है बेटा बाद में। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सीधा सा समझने की कोशिश करें तो देखो बेटा ये 3 अंक के बाद यहाँ 1 0 आप बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ चाहे बेटा 2 0 बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर बेटा 2 0 बढ़ा लीजिए, आपका 3 0 बढ़ा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप सीधे सीधे ऐड कर लो बेटा। देखो 1 में 0 बेटा, फिर 0 फिर 0, यानी क्या हो गया 1 हो गया। दूसरी संख्या की बात करते हैं बेटा, देखो 0 + 1 + 0 + 0 बेटा, दूसरी संख्या भी 1 हो गई। तीसरी संख्या की बात करते हैं बेटा, 0 0 ये 1 हो गया बेटा, ये 0 ये भी 1 हो गया बेटा। फिर आपका पॉइंट है, तो चौथी संख्या जब आप जोड़ेंगे 0 + 0 + 1 हो गया बेटा, 1 हो गया, यानी 1.111 हो गया। ऑप्शन आपका बेटा डी सही हो गया। ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी सही हो गया। अब अगली बात करते हैं, मीन्स बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा बेटा। अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, जो आपका है, तो पहले तो आप क्या करेंगे, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या डिसाइड करेंगे। 5 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या डिसाइड करोगे वो क्या होगी बेटा, वो होगी 9 9 9 9, और क्या होगी 9 हो जाएगी। ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब इसी से बेटा हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो इतना या इसी के आसपास हो, इससे छोटी ही होगी, क्योंकि 5 अंक की बात कर रहे हैं, इससे छोटी ही संख्या मिलेगी जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। तो अब आप देखिए बेटा, अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर निकालने की कोशिश करते हैं, ये निकालेंगे, यानी हम पेयरिंग बना के निकालेंगे, तो हमको क्या होगा बेटा, हमको 316 से का स्क्वायर जब करेंगे तो ये संख्या मिलेगी, और 317 करेंगे तो 317 जब आप करोगे बेटा तो ये संख्या 5 अंक से बड़ी की संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 317 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये मान उससे छोटा हो जाएगा, यानी ये उससे बड़ी हो जाएगी, 5 अंक की संख्या हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इससे छोटी संख्या जो होगी बेटा वो 316 का वर्ग होगी, वही परफेक्ट स्क्वायर होगी। और 316 का जो परफेक्ट स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए बेटा जानते हैं, जब इसको आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आपका इसमें क्या मिलेगा, 99999 में बेटा -143 आप करेंगे, कितना करेंगे, -143 कर देंगे। ये कहाँ से मिला, बाई डिवीजन मिल जाता है। इसको आप सॉल्व कर लो बेटा, माइनस कर देना, 9 में से 3 बेटा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ क्या मिला, 9 में से 4 बेटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 में से 1 8 हो जाएगा, 999, यानी बेटा क्या हो जाएगा 99856। आप क्या निकाल दोगे, ऑप्शन डी निकाल दोगे बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करता हूं, यहाँ देखो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पर x का मान पूछा गया है बेटा, तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है, आपके पास लिखा है बेटा 3 की पावर, क्या लिखा है 3 की पावर बेटा x प्लस 8 है ना। इसको अगर आप चाहें तो ये 27 को आप जानते हैं हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी बेटा 3 हो गया ना, इसकी पावर 3 कर दिया। और देखो बेटा इसकी घात आपके पास 2x प्लस 1 थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका ऑलरेडी बेटा 3 की पावर x प्लस 8 है। यहाँ पर देखो बेटा ये दोनों घातें आपकी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी क्या हो गया 3 की पावर 6x प्लस 3 हो गया बेटा, 3 2 जा x प्लस 3 हो गया। यहाँ पर बेटा 3 की घात क्या हो गई x प्लस 8 हो गया ना। अब देखो बेटा दोनों क्या हैं, दोनों के बेस यानी दोनों की आधार संख्या बराबर है, बीच में बेटा बराबर का साइन है, तो आप जानते हैं फार्मूला, अगर a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है बेटा, तो m इक्वल टू आपको n मिलता है। कहने का मतलब क्या हुआ x प्लस 8 इक्वल टू बेटा आपको 6x प्लस 3 मिल गया। ठीक है, ये बात समझ गए। इसको राइट साइड बेटा, इसको लेफ्ट साइड हम करते हैं। क्या मिल गया बेटा आपका, आपको मिल जाएगा बेटा ये 6x राइट साइड हो गया, 6x माइनस x हो गया बेटा, इसको इस साइड ले आएंगे 8 माइनस 3 हो गया। ठीक है, ये 5x हो गया, क्या हो गया बेटा ये 5x हो गया, और 5x इक्वल टू आपको क्या मिल गया बेटा 5x इक्वल टू मिल गया आपका 5 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा 1 मिल जाएगा, यानी यहाँ से d का मान आपको क्या मिल जाएगा बेटा 1 मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई बेटा, इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा 5 क्या है, 5 एडिशन से जुड़ा हुआ रिलेशन बेटा, इसको ऐड करने से मतलब है, सीधे सीधे ऐड कर लो बेटा, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, अगर हम इकाई स्थान से जोड़ना की बात करते हैं बेटा, यूनिट प्लेट से आप जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए 8 और 9 जोड़ा बेटा, कितना हुआ 17 हुआ, 17 में आपने 5 जोड़ दिया, ठीक है बेटा, तो 22 हो गया, और 22 में आपने 9 जोड़ दिया तो 31 हो गया। 31 का 1 कैरी किया बेटा आपका 3, 31 में 1 लिखा बेटा, 3 कैरी ऑन हो गया। फिर इधर से देखिए बेटा 8 2 10 हो गया बेटा, 10 2 12 हो गया, ठीक है, और 12 7 19 हो गया, और 19 में बेटा अगर आप 3 जोड़ देते हैं तो 22 हो जाता है। 22 में यानी 22 में 2 रखा आपने, 2 कैरी ऑन हो गया। ये बात समझ गए बेटा। अब देखिए यहाँ से बेटा तीसरी संख्या नहीं, अब यहाँ से शुरू करते हैं। क्या हो गया 6 3 9 हो गया बेटा, कितना हुआ 6 3 9, 9 5 14 हो गया बेटा, ठीक, 14 2 कितना हो गया 16 हो गया बेटा, 6 कैरी आपका 1 हो गया, कितना हो गया बेटा कैरी आपका 1 हो गया। पावर देखो बेटा 5 1 6 1 7 हो गया, 7 6 2 1, यानी आपका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इज राइट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर है बेटा 6 में देखिए बेटा बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा है कि 8 और 12 का HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, तो सीधे HCF पूछा है बेटा, महत्तम समापवर्त। तो आप जानते हैं बेटा अगर हम 12 को डिवीजन मेथड से निकालते, 12 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8 हुआ बेटा, 4 आ गया, और 4 से बेटा फिर 8 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0, यानी आपके पास क्या हो गया HCF बेटा सीधे सीधे आपको 4 मिल गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए बेटा, एवरेज पूछा गया बेटा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 पूछा गया, 3 के मल्टीपल, 3 के गुणकों की अगर मैं बात करता हूं बेटा, 3 का गुणक जब आप देखेंगे तो पहले गुणक आपका 3 लिखते हो, 6 लिखते हो, 9 लिखते हो, 12 लिखते हो, और क्या लिखते हो 15 लिखते हो। ये बात समझ गए, यही 3 के 5 गुणक होते हैं, और इन 3 के 5 गुणकों का औसत पूछा गया बेटा। तो आप जानते हैं कि ये जो गुणज होते हैं, गुणज हमेशा बेटा समांतर क्रम में होते हैं, किस में होते हैं,
और समांतर क्रम में होते हैं, और समांतर क्रम की संख्याओं का जो औसत निकालते हैं बेटा उसको हम a+l/2 कह लेते हैं। ये प्रथम पद होता है बेटा, ये आपका क्या होता है प्रथम पद, जिसका मान यहाँ पर 3 है। यल आपका लास्ट पद होता है बेटा, जिसका मान यहाँ पर 15 है, बटे 2 आपने कर दिया, 15 3 18/2 कर दिया बेटा, 9 इसका आंसर होता है बेटा। इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेता हूँ। 8वें क्वेश्चन की आप बात करते हैं क्या बेटा, देखो एक पेटी में 1 दर्जन अंडे थे, यानी 12 अंडे थे बेटा। A1 डजन इक्वल टू आप जानते हैं कि 12 आर्टिकल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बैग में जो 1 दर्जन अंडे थे बेटा, ऑन द फॉलिंग ऑफ बैग, बैग के गिरने से द रेशियो ऑफ ब्रोकन एंड अनब्रोकन एग कैन नॉट बी। कहने का मतलब क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में अलग इंटरेस्टिंग है बेटा। यानी जो अंडे थे, अंडे कितने थे बेटा, टोटल 12 थे, और बैग गिरता है, अंडे कुछ टूट जाते हैं, तो टूटने वाले अंडों की संख्या और बिना टूटने वाले अंडों की संख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, यही आपसे पूछा गया है। इसका मतलब समझने की कोशिश करिए कि जो भी अनुपात मिलेगा बेटा आप समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर मान लो बेटा 9 अंडे नहीं टूटे हैं, 3 अंडे टूट गए, इसका रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। यानी इनका सम जो मिल जाए और जिस सम से ये संख्या टोटल कट जाए वो तो क्या होगी, वो संभावना है। और जिस रेशियो के सम से संख्या पूर्णतया कटे ना, इसका मतलब कोई संभावना नहीं है। यहाँ देखिए क्या है बेटा, 2:1 है। 2:1 का मतलब क्या हुआ, 2 और 1 का सम किया 3 आया, 3 से कट जाएगा ये बेटा, यानी ये तो नहीं हो, ये तो होगा। उसमें पूछा है बेटा कौन सा नहीं हो सकता, यानी ये तो होने की बात हो गई। अब 3 और 1 की बात करते हैं। 3 और 1 आपने जोड़ा तो 4 हुआ, 4 से 12 कट जाएगा, यानी ये तो हो जाएगा। 3 और 2 की बात करते हैं, 3 और 2 यानी 5 हुआ। 12 बेटा 5 से कभी कटेगा नहीं, नेवर डिविजिबल है, यानी यही बेटा आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ऑप्शन क्या हो गया बेटा, ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। और 7 और 5 की बात करते हो, 12 होगा, इस भी कट जाता है। क्लियर हो गया बेटा, ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। यानी अंडे फूटेंगे, बैग से अंडे, पेटी में बेटा जो दर्जन अंडे रखे हैं, पेटी गिरती है, अंडे टूटते हैं, लेकिन उसमें जो टूटने का और सही होने का जो अनुपात नहीं हो सकता वो होगा 3:2 का होगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, ये क्या है, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। किसका बेटा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अगर इस पार्टनरशिप के क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं क्या मिलता, देखिए क्या, ये एक बिजनेस शुरू करता है बेटा। क्या करता है बेटा, एक व्यापार की बेटा ये शुरुआत है। क्या लिखा बेटा, ये व्यापार की शुरुआत है बेटा, ठीक है। शुरुआत में 21,000 के रुपए की पूंजी का निवेश करता है बेटा। ए और बी 2 लोग हैं बेटा, इस बात को समझिएगा। ये क्या करता है, ये 21,000 रुपए की पूंजी का निवेश करता है, जबकि बी क्या करता है, बी कुछ समय बाद कितने का निवेश करता है बेटा, 36,000 रुपए का करता है। अब आपसे क्या पूछता है, अगर यदि 1 वर्ष है बेटा, क्या है ये, 1 वर्ष के अंत में, ठीक है, प्रत्येक को 1 वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन है बेटा, समान लाभ प्राप्त हुआ, इसका मतलब समझते हैं बेटा। अगर 1 वर्ष की बात कर रहे हैं तो यानी यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं 12 महीने किया और ये उस कुछ समय बाद भी ने शुरुआत की थी, यानी कितने महीने, मान लो टी समय बाद शुरुआत किया होगा, तो कितने समय तक लिया बेटा, 12 - टी समय तक इसका रहा होगा। अब जाइए, आप जानते हैं अगर प्रॉफिट सेम है, प्रॉफिट मिलता कैसे बेटा, जो उनकी पूंजी है और उनके जो समय का अनुपात गुणनफल होता है, पूंजी और समय के गुणनफल का दोनों का जो अनुपात मिलेगा उसी अनुपात में उनको लाभ भी मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा,
यहाँ पर देखिए अगर ए की बात मैं करता, ए की बात करता बेटा, देखो 21,000 इंटू 12 हो गया ना बेटा। अब बी की बात मैं करता 36,000 हुआ बेटा। 12 माइनस अगर हम टी की बात करते, अनुपात बेटा दोनों का बराबर है, 1 और 1 का है। यहाँ से आइए बेटा, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बात समझ में आया बेटा। यहाँ से अगर बात आप करते 3 सत्ते 21 हो गया बेटा, और ये कितना हुआ 12 हो गया, ये बात समझ गए। 12 सत्ते कितना हो गया बेटा 84 हो जाएगा, और इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करो बेटा 144 माइनस 12 टी आ गया। कितना आ गया बेटा 144 माइनस 12 टी हो गया। अब 12 टी को राइट साइड ले आइए बेटा, 144 को 84 को राइट साइड ले जाइए। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब हुआ बेटा 12t इज इक्वल टू 144 माइनस 84 आ गया। यहाँ से कितना मिला बेटा 60 मिल गया। 12t बराबर 60 जब आपको मिल गया, क्या मिला 12t बराबर 60 हो गया, t बराबर कितना आ गया 5 माह आ जाएगा। यानी बी जो बिजनेस शुरू किया बेटा वो 5 महीने बाद शुरू किया। ऑप्शन ए आपका सही हो गया बेटा, ये बात आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछता है, 10% ऑफ 3 इज इक्वल टू, सीधे सीधे बेटा क्या आपसे पूछ रहा है 10% ऑफ 3, और आपका मतलब सीधे सीधे आप जानते हैं क्या बेटा मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। ये आपका क्या आ गया 3/10 हो गया, और 3/10 का मान कितना होगा बेटा 0.3 होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये 11 नंबर देखो क्या लिखा है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹180, ठीक है बेटा, एंड लॉस ऑन इट ₹9। क्या बात सीपी पूछ रहा है बेटा, जरा देखो एसपी आपके पास दिया है 180 रुपए दिया है बेटा, और लॉस आपको दिया है क्या 9 रुपये दे दिया है। आपसे सीपी पूछा है, और इस स्थिति में जानते हैं चूंकि क्रय मूल्य का अधिक होता है तभी हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जब हानि होती है तो आप एसपी प्लस लॉस अगर हो जाए तब आपको सीपी मिलता है बेटा 180 प्लस 9 यानी 189 ये रुपीज हो गया बेटा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बेटा अगर हम 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या जरा देखिए क्या है बेटा, इफ एट 5% पर एनम 5% प्रति वर्ष की दर से द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ 3 ईयर, साधारण ब्याज 3 वर्ष में 90 रुपए हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा बेटा, सम पूछा यानी प्रिंसिपल पूछा है यानी मूलधन पूछा है। इसका मतलब देखो बेटा आर सीधे सीधे 5% है, ठीक है ना बेटा, और यस आई बराबर सीधे सीधे आप लिखते हैं बेटा PRT/100, ये आपका 90 है ना बेटा, क्लियर, यस आई हो गया। पी आपसे पूछा गया रेट 5 है बेटा, समय 3 साल है, बटे आपने 100 कर लिया, यहाँ तक ठीक है। P इक्वल टू सीधे सीधे लिखना बेटा 90 × 100/6 कर लेना, ये बात समझ। एक चार बेटा 15 कितना बेटा 15 हो गया, ये 15 छक्का 90 हो गया, ये 600 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 600, ये ऑप्शन हो गया बेटा, ये बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में क्या है बेटा, 24 मैन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। जरा सोचिए 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो आपसे पूछा गया है कितने आदमी उसी काम को 8 दिन में कर लेंगे। ये बात समझ गए बेटा। तो चलिए आप इसका सीधा सीधा फार्मूला आपका होता है, फार्मूला क्या लिखते हैं बेटा, देखो M1 लिखते हैं बेटा, D1 लिखते हैं और अपान W1 लिखते हैं। यहाँ पर बेटा M2 लिखते हो, D2 लिखते हो, अपान W2 लिखते हो।
और देखो बेटा एक वर्क की बात कर रहे हैं, दैट वर्क की बात कर रहे हैं, यानी काम दोनों का सेम है, यानी W1 बराबर W2 हो गया बेटा। अब क्यों क्या मिल जाएगा, M1 D1 बराबर M2 D2 मिल गया बेटा। तो पहले M1 का मतलब 24 आदमी, कितने दिन में बेटा, 10 दिन में। दूसरा बेटा आदमी की संख्या आपसे पूछी गई है, काम चाहते हैं आप 8 दिन में, तो M2 बराबर जब आप करेंगे तो 24 इंटू 10/8 कर दोगे बेटा, 8 3 जा हो गया, 10 3 जा 30, यानी 30 मैन हो गए आपके। कितने हो गए, 30 आदमी हो गए बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं बेटा। आइए अगला क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है बेटा, आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखो बेटा ये यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। क्या होता है, ये यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अब आपको सीधे सीधे मैं बता दूं, अगर आपके पास बेटा 1 डेकामीटर प्रति मिनट की अगर बात करते हैं, आप कितनी बात करते हैं बेटा, 1 डेकामीटर, और प्रति मिनट की बात करते हैं, इसको अगर आप किलोमीटर में लिखना चाहते हैं तो याद कर लो बेटा, इसको आप 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देना, यानी ये यूनिट का कन्वर्जन होता है। अदरवाइज आपको बेटा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो लंबाई के नाप का पैमाना तू ले लो, ये तुमको याद करना होगा, तब आप कन्वर्जन कर पाएंगे। तो सीधे सीधे याद रखना बेटा, 1 डेकामीटर प्रति मिनट इक्वल टू 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर यहाँ पर बेटा 10 डेकामीटर दिया था, 10 डेकामीटर प्रति मिनट था, इसको अगर करना है बेटा तो सीधे सीधे इसमें 0.6 इंटू 10 कर देना, यही क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा बेटा। दैट इज 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के जो मॉडल पेपर का है बेटा, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेटा मेंसुरेशन से रिलेटेड है। एक द डायगोनल ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 50 मीटर। जरा सोचो बेटा, एक स्क्वायर है, ये क्या है, ये आपका एक स्क्वायर है, इसका जो डायगोनल ये है ना बेटा, डायगोनल जिसको आप ए कहते हैं, और इस केस में स्क्वायर का जो डायगोनल होता है बेटा उसको आप a√2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, a√2। और जरा देख लो बेटा, a√2 बराबर आपको दिया है क्या, कितना, 50 मीटर। ठीक है ना बेटा, a बराबर अगर मैं कहता हूँ 50/√2 कह देते हैं आप, कितना कह देते हैं बेटा, 50/√2 कह देते हैं। और अगर मैं ए स्क्वायर की बात कर देता, किसकी बात, अगर मैं ये स्क्वायर कह दूंगा तो मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 50/√2 का वर्ग करते हैं बेटा। देखो ये क्या हुआ, 50 गुणे 50 हो गया ना, बटे बेटा क्या हो गया, 2 हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करते थे, कितना हो गया, 25 हो गया। 25 पंचे कितना हो गया बेटा, 125। ये आपने 0 कर दिया, यानी ऑप्शन बी आपका सही होता है बेटा। इस टाइप से आपके एग्जाम बेटा क्वेश्चन पूछे गए हैं, निश्चित ही प्रैक्टिस करके जाना बेटा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे क्वेश्चन है, जरूर आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। जय हिंद। जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स। आज के इस मॉडल पेपर में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग के पूरे 10 क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आइए 1 बाय 1 करके शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, नीचे दी गई संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बतानी है। देखो बेटे, यहाँ पे ये नंबर है, ये नंबर्स है, इन नंबर्स यानी कि ये सीरीज का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखो जब भी किसी भी सीरीज में नंबर अगर एक बार इंक्रीज हो, एक बार डिक्रीज हो, एक बार इंक्रीज डिक्रीज, तो अल्टरनेट नंबर्स को चेक किया करो, यहाँ पे डबल सीरीज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आप देखो 61 को बेटे हम यहाँ पे 66 से देखेंगे, अगेन फिर इससे देखेंगे, अगेन फिर यहाँ पे देखेंगे, 72 को 73 से, फिर 74 से। तो आप देख पा रहे हैं 61 में 1 माइनस हुआ तो 60 आया। अब बेटे फिर से 1 माइनस होगा तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 59 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 72 से जब देखो जा रहे हो यहाँ +1 हुआ, यहाँ भी गए +1, यानी कि सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। फर्स्ट वाले सीरीज में -1, सेकंड वाले सीरीज में +1। ठीक है बच्चों,
या फिर आप यूँ कह लीजिए कि अगर हम यहाँ से देखें 61 से जाएं, बस ये डबल सीरीज का ही आप फॉलो किया करिए, इससे आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे करना ये होता है कि पहला वाला जो ये आपका वर्ड है दूसरे वाले से जो रिलेशनशिप होगा वही सेम रिलेशनशिप थर्ड वाले का फोर्थ वाले से होना चाहिए। तो देखते हैं क्या रिलेशनशिप है। तो बच्चों यहाँ पे हम न्यूमरल वैल्यू को फोकस करेंगे। जिस भी बच्चे को न्यूमरल वैल्यू यहाँ पे पता होगी लेटर्स का, वो बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएगा। देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पे टी का न्यूमरल वैल्यू होता है बच्चों 20, यस का होता है 19, क्यू का होता है 17, आर का होता है 18, एक्स का होता है 24, डब्ल्यू का 23, यू का 21 और वी का 22 है ना। ई का होता है बच्चे 5 और डी का होता है 4 और बी का होता है 2, सी का होता है 3। तो बच्चों और हम इसमें रिलेशन देखते हैं। देखो ये 17 है, 17 के बाद 18, फिर 19, फिर 20। ध्यान से देखना, थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, फिर सेकंड नंबर, फिर फर्स्ट नंबर। देखो 17, 18, 19, 20। अब देखो फिर थर्ड से शुरू हुआ, 20 के बाद से 21, 22, 23, 24। समझ पा रहे हो बच्चों? यानी कि थर्ड, फोर, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर यहाँ से थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, नंबरिंग क्रम से होना चाहिए, लाइन से होना चाहिए। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ देखो बच्चों 2, 3, 4, 5 सेम पैटर्न है। तो इसका मतलब 5 पे एंड हुआ है, तो ये होगा 6, यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे होगा 9। ऐसे ही होना चाहिए बच्चों। देखो 9 होता है आई का और 8 होता है एच का, 6 होता है एफ का और 7 होता है बच्चों जी का। IHFG दैट मीन्स डी ऑप्शन। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो थोड़ा सा इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखिए। तो इसको हम लोग हिंदी में ही देखते हैं, चूँकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हम अगर इंग्लिश का भी इसको ओपन करेंगे तो ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। ध्यान देना, एक फोटोग्राफ की तरफ एक व्यक्ति देखते हुए कहता है कि मेरा कोई भी भाई या बहन नहीं है, किंतु इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र है। एक फोटोग्राफ देख रहा है, जैसे मान लो एक फोटोग्राफ है, उसमें कोई भी व्यक्ति छपा हुआ है, उसके बारे में बता रहा है, कह रहा है इस मनुष्य का, यानी फोटोग्राफ वाला, इस मनुष्य का पिता। तो मैं बच्चे यहाँ पे लिख दूंगा, ये फोटो हो गया, फोटो वाला मनुष्य समझ लो, है ना। तो इस व्यक्ति का, इस मनुष्य का पिता, इसका जो पिता है, ये देखो जो इसका पिता है ना बेटे, इसका पिता मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि ये पुत्र है मेरे पिता का, यानी कि ये जो व्यक्ति है इसका पुत्र है ये। तो ये व्यक्ति मेरा पिता होगा। मेरा पिता यानी कि ये वाला व्यक्ति, मेरा पिता यानी ये वाला व्यक्ति। तो बेटे यहाँ पे वो व्यक्ति आएगा, यहाँ पर वो व्यक्ति आएगा। समझना इस बात को, समझना। मतलब कि इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करने के लिए हमें अपने ऊपर अपने रिलेशंस को यहाँ पे सेटअप बिल्ड करना चाहिए, जिससे कि इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। समझिए, तो अगर इस क्वेश्चन को आप अपने रिलेशन में सेटअप करें, अपने ऊपर ले इस रिलेशन को पूरा, तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। बट मैं डायग्राम की तरफ से बता रहा हूँ बच्चों। ये ट्रायंगल होता है मेल के लिए, सर्कल बनाएंगे हम फीमेल के लिए। अब इसको मत समझ लेना कि ये फीमेल है, एक्चुअली यहाँ पे फोटो है, इसलिए मैंने इसको सर्कल में कर दिया। फोटो में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि लिखा है कि इस मनुष्य, देखो इस मनुष्य यानी फोटो वाले मनुष्य का जो पिता है, यानी ये जो फादर है, फादर यानी कि अगर बेटे जनरेशन चेंज होगा तो हम ऊपर जनरेशन में आ जाएंगे, और सेम जनरेशन में लोग रहेंगे तो उनको हम हॉरिजॉन्टली यहाँ पे रिलेट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। इस मनुष्य का पिता यानी इसका ये जो फादर है, ये मेरे पिता का पुत्र है। मेरे पिता का, तो जो मैं हूँगा, मैं इसी का भाई बहन होऊंगा, भाई ही होऊंगा। तो मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि ये दोनों क्या हैं बच्चों, भाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हैं। या फिर यूं कह लीजिए कि ये व्यक्ति ही ये खुद व्यक्ति है, अपने ही बारे में बता रहा है। कोई व्यक्ति अपने बारे में अगर बताए तो क्या कहेगा, मैं ऐसे कह सकता हूं कि उस व्यक्ति का, देखो ये कह रहा है कि ये जो व्यक्ति का जो पिता है, वो ये फोटो में जो व्यक्ति है उसका जो पिता है वो मेरे पिता का पुत्र है। ये व्यक्ति मेरे पिता का पुत्र है, यानी ये खुद मैं हूं, यानी ये खुद कौन है, व्यक्ति है। ये खुद कौन है, व्यक्ति है। तो बेटे ये जो फोटो वाला आदमी है, इस व्यक्ति का क्या लगेगा, बेटा लगेगा, यानी अपने ही पुत्र के बारे में वो बताना चाह रहा है।
अपने ही पुत्र के बारे में बताना चाह रहा है। अब अगर ये व्यक्ति इसका भाई होता, सपोज कर लीजिए, तो ये अपने भतीजे के बारे में बताता, अपने भतीजे के बारे में बताता। तो अपना भतीजा होना चाहिए, यहाँ पे भतीजी लिखा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आपका आंसर एक ही मैच कर रहा है, अपने पुत्र का। आइए बच्चों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जो हमने अभी देखा है, उन प्रश्नों को करने के लिए आप बिल्कुल भी ना परेशान होया करिए और अपने ही ऊपर आप रिलेट करिए करिए। देखिएगा हमेशा आसान लगेगा आपको प्रश्न। या फिर आप बच्चों डायग्राम बनाना सीख लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ, जिनको हो सकता है डायग्राम के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज ना हो। तो बच्चों परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप लोग के लिए हम लोग धीरे धीरे मॉडल पेपर अभी लगातार लाते रहेंगे। आप उन्हें रेगुलर देखिए, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। या फिर आप एक काम करिए कि कहीं से आप इस चैप्टर को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए और फिर इस क्वेश्चन पर आइए। ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। सुधा 6 किलोमीटर पूरब और उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलती है। सुधा देखिए बच्चों, यहाँ से 5 किलोमीटर ये पूरब चली, फिर उसके बाद 6 किलोमीटर ये पूरब चली, 6 किलोमीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर ये बेटा दक्षिण चली, दक्षिण दिशा में चलती है। इसके बाद वह फिर पूरब की ओर मुड़ती है, फिर वह पूरब की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर, फिर से 6 किलोमीटर चलती है। अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है। 10 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर यहाँ पे और 5 किलोमीटर इसके ऊपर, यानी ध्यान दे देखो ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक भी 5 है। 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है। बताइए वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। मूल स्थान तो बेटा उसका ये था, मूल स्थान तो उसका ये था। अब यहाँ से देखो कितनी दूरी पे, ये 6 और 6 क्या हो जाएगा बेटे 12 हो जाएगा। 6 और 6 क्या हो जाएगा बेटे, ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटे, ये 5 हो जाएगा। जब आप इसको यहाँ से मिलाओगे तो ये हो जाएगा करनी में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा करनी में 144 प्लस 25, दैट मीन्स 169। 169 का मतलब होता है 13 किलोमीटर। बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 13 किलोमीटर। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 मित्र घेरे में बैठे हैं, यानी सर्कुलर टेबल में बैठे हैं 6 मित्र। जब भी 6 मित्र की बात होती है तो आप इस तरह से बैठाया करिए। एक दूसरे के अपोजिट वाला साइन भी आप जो है सेटिंग अरेंजमेंट किया करो, ताकि जब भी इवन नंबर में रहे, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स इवन नंबर में है तो एक दूसरे का अपोजिट भी आपको दिखते रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्नों में अपोजिट जरूर बोल देता है। और ताश खेल रहे हैं, अच्छा कोई काम धाम नहीं है तो ताश ही खेल रहे हैं, कोई बात नहीं खेलने दो। कैनी डैनी की बाईं ओर है। कैनी बेटा अगर यहाँ पर हो जाए, कैसे कैनी, तो डैनी के बाईं ओर, यानी डैनी को यहाँ रखना पड़ेगा, तभी ये डैनी का लेफ्ट हो जाएगा, डैनी का बाईं ओर हो जाएगा। बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। बच्चों बॉबी और जॉनी और माइकल यहाँ पे अभी नहीं हम रिलेट लिख पाए हैं, इसलिए अभी हम इस सेंटेंस को रोकेंगे। कारण यह है कि हम अपने मन से अगर हम बॉबी जॉनी को कहीं बैठा दें, हो सकता है कि हम गलत सेटिंग अरेंजमेंट कर दें। तो जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आए जो कि यहाँ से रिलेट ना हो सके, तो आप उसको रोक के रखा करिए। आगे बॉबी जॉनी माइकल में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ जाए तब हम इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे। यहाँ देखो कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है। कैनी यहाँ हो गया, बॉबी यहाँ हो जाएगा, इन दोनों के बीच में रोजर है। देखो यहाँ पे बॉबी मिल गया है। अब मैं ये सेंटेंस यूज़ करूँगा, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। बेटे ये बॉबी हो गया, यहाँ पे जॉनी हो जाएगा, ये बीच में माइकल हो जाएगा। सभी लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब पूछ रहा है माइकल के दाईं ओर कौन है। बेटे माइकल का दाईं ओर ये होगा, माइकल का बाईं ओर ये होगा। माइकल के दाईं ओर बॉबी है बच्चे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉबी। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है बच्चों, यदि ऊपरी सतह पर 3 है तो उसके नीचे की सतह पर कौन सा अंक आएगा। डाइस का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। डाइस के क्वेश्चंस में आपको मालूम होना चाहिए डाइस आर 2 टाइप्स। डाइस इज एक्चुअली आप 2 टाइप्स बच्चों। पहला आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है कि किसी भी एडजेसेंट फेसेस का सम 7 नहीं होना चाहिए, और यहाँ ऐसा बिल्कुल हो रहा है। 2 + 3 5 होता है, 7 नहीं होता है। 3 + 1 4 होता है, 7 नहीं होता है। 2 + 1 3 होता है, 7 नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में जो डाइस होता है वो स्टैंडर्ड डाइस होता है, और स्टैंडर्ड डाइस में सम ऑफ द अपोजिट फेसेस ऑलवेज बी 7। सम ऑफ द अपोजिट फेसेस ऑलवेज बी 7।
यानी कि 3 का अपोजिट जो होगा उसको ऐड करने पर बच्चे 7 आना चाहिए, यानी 3 का अपोजिट 4 होगा। इन दिस क्वेश्चन आंसर विल बी बी, राइट। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया बच्चे, आंसर्स आप यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। तो आइए हम यहाँ पे इंग्लिश वाला ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बिकॉज ऑप्शन फिर छिप जाएगा। कमला इज 9th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड। देखो एक रो है बच्चे, यहाँ से हम यहाँ पे जब कमला की पोजीशन की बात करेंगे तो ये 9th पोजीशन पर है फ्रॉम लेफ्ट साइड, है ना। अब देखो उसके बाद कहता है कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स एंड, देखो यहाँ कह रहा है वीना इज 16th फ्रॉम राइट, यहाँ पे वीना हो जाएगी, इसका 16th पोजीशन हो जाएगा बच्चे, और ये फ्रॉम राइट हो जाएगी, फ्रॉम राइट। देखो राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस देन कमलाज पोजीशन बी 25th फ्रॉम लेफ्ट। ध्यान देना, अगर ये दोनों प्लेस अपने चेंज करते हैं तो कमला यहाँ पर हो जाएगी, कमला यहाँ पर हो जाएगी, और इसकी पोजीशन लेफ्ट से हो जाएगी 25th, इसकी पोजीशन लेफ्ट से हो जाएगी 25th। बच्चों एक बात मैं बता दूं, ये ऐसा प्लेस है कि यहाँ पे लेफ्ट से आओगे तो 25th मिलेगा और राइट से आओगे तो 16th मिलेगा। मैं आपको बताऊं, आपके लिए एक बढ़िया सा ट्रिक होता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स अगर निकालना होता है n1 प्लस n2 माइनस 1 होता है। n1 और n2 ये सेम प्लेस के लिए होता है बच्चों, सेम प्लेस के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ रो, दैट मीन्स टोटल निकालना है तो बच्चों ये लिखोगे 16 प्लस 25 माइनस 1, 16 प्लस 25 माइनस 1, 16 में आप 25 ऐड करोगे बच्चों 41 आएगा, 41 में माइनस 1 करोगे 40। देयर आर 40 गर्ल्स इन दिस रो। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपका सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। इस सीरीज में आपको कैसे करना होता है, आपको बच्चों सीरीज का क्वेश्चन है, सॉरी गाइज, दिस इज द बेस्ड अपॉन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन में ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना होता है। देखो यहाँ पे पूरा आप पढ़ोगे निर्देश, इसमें लिखा भी है, कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, इनमें कौन सा एक ऑप्शन गिवन 3 ऑप्शन से डिफरेंट है। बेटे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस है, जिसमें से 3 ऑप्शंस एक जैसे होंगे और 1 एक डिफरेंट होगा। आपको उसी को ढूंढना है, वही आपका आंसर होगा। बच्चों देखो यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्मॉल लाइन, एक स्मॉल स्ट्रेट लाइन सभी में दिख रही है, जो कि यहाँ पे देखो राइट साइड में है, यहाँ भी राइट साइड में है, और इस ऑप्शन में भी राइट साइड है। बस इस ऑप्शन में बच्चों, इस ऑप्शन में जो स्मॉल लाइन थी वो कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। ये बेटा फिगरल सीरीज का क्वेश्चन है। फिगरल सीरीज के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें एक पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। जब वह पैटर्न हमें मिल जाता है, उसी पैटर्न के बिहाफ पे हम नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे देयर आर मेनी अम्ब्रेलाज। सो बच्चों इन अम्ब्रेलाज को अगर हम वॉच आउट करें तो आप देखिएगा, आप देखिए यहाँ से, देखो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में दिए हैं, कुछ सर्कल के फॉर्म में दिए हैं, देख रहे हैं। तो अल्टरनेट नंबर को हम वॉच आउट करेंगे। तो बच्चों यहाँ से देखो, ये स्क्वायर वाला यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पर आया, लेकिन अब इसके बाद अगर हम जाएंगे तो एक छोड़ करके इस पर ही आएगा, स्क्वायर वाला इस पर ही आएगा। इसका मतलब स्क्वायर वाला तो आंसर बिल्कुल ही नहीं होगा, ये बिल्कुल आंसर नहीं होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों, अब हम बात करेंगे सर्कल वाला। तो सर्कल वाला देखो यहाँ से यहाँ आया और अब यहाँ से यहाँ पर आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा, तो आप देखते हैं ये सर्कल वाले देखो तीनों के तीनों हैं। अब कैसे ये रोटेट हो रहे हैं कि यहाँ पे जो बनेगा वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएँ। बच्चों ध्यान देना, अगर यहाँ पे हम देखें ये वाला अम्ब्रेला, इस अम्ब्रेला में क्या डिफरेंट है बच्चों, क्या डिफरेंट है, तब आपको एक बात समझ में आएगी। ये बच्चे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, तभी जाकर के ये इस डायरेक्शन में बन गया है। अब देखो कोई भी चीज़ अगर इस डायरेक्शन में है और यहाँ से ये जो है इस डायरेक्शन में हो जा रहा है, इसका मतलब ये 135 डिग्री मूव कर रहा है। कितना मूव कर रहा है, 135, क्योंकि यहाँ से देखो ये 45 होगा और ये 90 होगा, ये 135 हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और साथ ही साथ ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना,
ये एक नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ ऊपर वाले होना चाहिए, तो ये सेकंड ब्लॉक में आ गया, ध्यान से देखना। तो अब अगर हम दोबारा जाएं तो 135 फिर से मूव कराएं, तो बेटे अगर इस डायरेक्शन में कोई है तो 90 डिग्री होगा तो इधर आएगा, और 45 यानी 135 मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होना चाहिए बच्चे, इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला पोर्शन था बच्चे, अगर ये ऐसे मूव करेगा तो ये नीचे की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ, और ये थर्ड वाले ब्लॉक में रहेगा, तो नीचे की तरफ देखो थर्ड वाले ब्लॉक में इस ऑप्शन पे है, तो सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। वैसे भी इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते तो थोड़े से इजी भी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, अगर हमें पकड़ में आ गया तो हमारे लिए इजी हो जाते हैं। बस बच्चों ध्यान देना, हम गड़बड़ी कब करते हैं ऐसे प्रश्नों में, जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो आप पक्का गलत कर देंगे, या फिर आप पैटर्न को ही नहीं फॉलो कर पाएंगे या पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो पैटर्न को पकड़ने के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, बाकी और इसमें कुछ खास नहीं है। प्रैक्टिस करने से इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपका मिरर इमेज का है या वाटर इमेज का। यहाँ से देखिए बच्चों, आपको ये बात समझ आ जाएगी। वाटर इमेज क्या है बच्चों? वाटर इमेज है। वाटर इमेज का क्वेश्चन है। वाटर इमेज के क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझिए। वाटर इमेज का जो क्वेश्चन होता है, अप का डाउन हो जाता है, डाउन का अप हो जाता है, लेफ्ट राइट में कोई चेंजिंग नहीं होती बेटे, ये बात ध्यान देना। यानी कि ये अप वाला पोर्शन देखो यहाँ पे लाइनिंग है, डाउन वाले में बेटे ये ब्लैंक है, तो अब ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो आपका क्या होगा? ब्लैंक हो जाएगा, जैसे कि इसमें दिया है, और नीचे वाला पोर्शन बेटे लाइनिंग में आ जाएगा। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। वाटर इमेज में हमेशा ध्यान देना, डाउन का अप हो जाता है, अप का डाउन हो जाता है, और मिरर इमेज में क्या होता है बेटे? मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, बस इतना ही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए मॉडल पेपर लेके आते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मित्रों, मेजर कलसी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए मॉडल पेपर का अभ्यास करते हैं जो हमारे सपने को साकार करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, जैसे बेटा पहला प्रश्न हमें ये दिया हुआ है कि 2.56 × 10⁻10 मीटर के परिमाण की कोटि क्या है। हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये लिखा गया है 2.56 × 10⁻10। तो जो 10 की पावर है हमारी, यही हमारी क्या होती है? ऑर्डर होती है। अगर ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती, जैसे मान लीजिए 2.8 × 10⁻10 होता, तो हम इसे यहाँ पे 3.0 × 10⁻10 लिख सकते हैं। लेकिन इस अवस्था में भी हमारा क्या होगा? ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 10⁻10 यानी बी पार्ट। इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गेंद में त्वरण कहाँ होगा? दिशा पूछ रहा है आपसे, हमेशा ऊपर की ओर, हमेशा नीचे की ओर, पहले ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा जो त्वरण की दिशा होती है वो सदैव नीचे की ओर होती है। चाहे आप ऊपर से नीचे फेंकें या आप नीचे से ऊपर फेंकें, त्वरण की दिशा हमेशा नीचे की ओर ही होती है। तो हमारा उत्तर बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? देखिए जड़त्व आघूर्ण की बात कर रहा है। जड़त्व आघूर्ण हमारा आई होता है, कोणीय त्वरण अल्फा होता है। इन दोनों का गुणनफल टॉर्क होता है, यानी हमारा बल आघूर्ण होता है। तो हमारा उत्तर बी है। चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है ये, इसकी लंबाई पे मत जाइएगा, अक्सर लंबे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके निकट वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी में किस प्रकार संबंध है? अगर m पृथ्वी का द्रव्यमान और r उसकी त्रिज्या, और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो एक सीधा सा प्रश्न है हमारा कि हमें एक सूत्र पता होता है, स्मॉल g बराबर कैपिटल G m/r² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सूत्र होता है गुरुत्वीय त्वरण निकालने का। तो उस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा वो बी पार्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जल का घनत्व अधिकतम कहां पर होता है? तो जल का घनत्व हमें अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाया जाता है।
और एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे जल का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद घनत्व तो कम होने लगता है। तो अधिकतम की बात कर रहा है, इसका उत्तर सी होगा। रुद्धोष्म प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नियत रहता है? देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में सिस्टम यानी निकाय ना बाहर से हीट दे सकता है, बाहर को हीट ना दे सकता, ना ही बाहर से हीट ले सकता है। मतलब उसका जो हीट है हमारा वो क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, हमारा हीट क्या रहता है बेटा? नियत रहता है। ठीक है, तुम्हारा उत्तर ए पड़ा। ठीक है, जैसे गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किस रसायन शास्त्री ने किया था, हमें ये बताना है। तो गुणित अनुपात का प्रतिपादन बेटा बहुत आसान है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, डाल्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्लोरोफिल का धातु संघटक है, हमसे पूछ रहा है द मेटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। H3BO3 क्या है? एक क्षारीय अम्ल है, यानी मोनोबेसिक है कि डायबेसिक है, ट्राइबेसिक है कि इनमें से कोई नहीं है। H3BO3 बेटा मोनोबेसिक है, एक क्षारीय अम्ल होता है। इनमें से किस पदार्थ को एलपीजी के रिसाव का पता लगाने हेतु सिलेंडर में मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन, टेट्राथाइल लेड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म? तो इसका सही आंसर है बेटा मिथाइल मरकैप्टन को एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें सिलेंडर में मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इनमें से किसका सबसे उच्च क्वथनांक होता है? तो यह बात हमें पता होना चाहिए। हीरे मतलब डायमंड का जो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे अधिक। मोटार, इसमें से किसका मिश्रण होता है? तो मोटार की अगर हम बात करें कि मोटार किसका मिश्रण होता है, मोटार बेटा भुजा चूना, रेत एवं जल का मिश्रण होता है। इसका उत्तर सी आएगा। ठीक है, भीगे चूने और भुजे चूने में अंतर होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बृहद केंद्रीय रितिका मौजूद रहती है वनस्पति कोशिका में, जीव कोशिका में, कीटाणु कोशिका में कि शैवालों की कोशिका में? तो बेटा इसका सही आंसर है सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, वनस्पति कोशिका में। कौन सा विटामिन राइबोफ्लोविन में पाया जाता है? तो इसका विच विटामिन इज नोन एज राइबोफ्लोविन तो में होता है? तो इसका सही आंसर है बेटा विटामिन B2। कौन सा विटामिन राइबोफ्लोविन कहलाता है? यानी इसका सही आंसर है विटामिन B2 को ही राइबोफ्लोविन कहते हैं। अगला प्रश्न है बेटा कि इनमें से किस पौधे के फल जमीन के नीचे पाए जाते हैं? आलू, गाजर, मूंगफली या प्याज? ठीक है, तो फ्रूट ऑफ द प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड, तो सबको पता है गाजर। मैं आशा करता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आपके परीक्षा में आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद। A very good morning to all of you. You're most welcome at the Major Kalsi classes. This is Abhishek Dwivedi, your GS faculty. Now today we talking about dear class. Now we have a next model paper. If we talking about, तो जैसा कि आप सब जानते हैं मेजर कल्सी परिवार ने आप सबका के साथ एक वादा किया है कि जो भी एग्जाम्स होंगे कंटिन्यूस, चाहे एयरफोर्स नेवी का हो, चाहे आर्मी जीडी का हो, एनडीए सीरीज, सारे एग्जाम्स के बैक टू बैक सैंपल पेपर्स लाए जाएंगे। तो उसी सीरीज में आइए इस मॉडल पेपर को देखते हैं। और अगर इस मॉडल पेपर की मैं बात करता हूं तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके वो 5 हैं। और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के बारे में क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा आपसे। बुल्स आई इज एसोसिएटेड टू द विच गेम, काफी टर्म्स पूछे जाते हैं जो कि गेम से रिलेटेड है। अगर बात करता हूं तो बुल्स आई जो है वो शूटिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? शूटिंग से रिलेटेड है। और आपने देखा होगा शूटिंग में इस तरीके के सर्कल्स बने होते हैं और लास्ट में आपका सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो टारगेट होता है। तो ये जो टारगेट होता है ना शूटिंग में, इसी को बोला जाता है बुल्स आई। क्लियर हो गई बातें? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव ऑन करूं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हु रोट द नील दर्पण। नील दर्पण में नील मूवमेंट के बारे में बताया गया था। 1859-60 के टाइम पीरियड की मैं बात करता हूं तो उस समय नील मूवमेंट भारत में पहली बार स्टार्ट हुआ, दिगंबर विश्वास ने स्टार्ट किया। फिर इसके बाद यही चंपारण मूवमेंट का कारण बना जिसमें राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को इन्वाइट किया था। अगर हम बात करते हैं तो नील दर्पण जो है उसके बारे में अगर बुक्स एक तरीके से नील मूवमेंट से रिलेटेड रहा है तो यानी कि नील दर्पण एक बुक का नाम है और उस बुक को लिखा है अगर बात करी जाए तो दीनबंधु मित्रा ने। किसने लिखा है प्यारे बच्चों? दीनबंधु मित्रा ने। यहाँ पे महात्मा गांधी से एसोसिएटेड अगर बुक की बात करी जाए
तो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। मैन बुकर अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, नोबेल अवार्ड्स एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। हु वन द बुकर प्राइज 2021 और 2021 के अगर बात करेंगे तो डेविड डायोप ने इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, चल आगे मूव ऑन करते हैं। बुल्स एंड बियर, टर्म्स एंड जो है टर्मिनोलॉजीज आपके यहाँ पूछी जाती हैं। बुल्स और बियर इज एसोसिएटेड विच फील्ड? शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर, बैंकिंग, नॉन ऑफ दिस। बुल्स एंड बियर की अगर मैं बात करता हूं तो बुल का मतलब ये होता है जब शेयर मार्केट कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है, और जब डाउनफॉल हो जाता है तो उसे बियर बोलते हैं। तो बुल्स बियर इज रिलेटेड विद बेसिकली टू शेयर मार्केट। स्टैट ना, ये भी रिलेटेड है किससे? शेयर मार्केट से। 5वें क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नेशनल पार्क से रिलेटेड है और नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे काजीरंगा में काजीरंगा किससे रिलेटेड है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्दर अगर मूव ऑन करें तो इंपॉर्टेंट जहाँ पे बायोडाइवर्सिटीज एरिया हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। हॉट स्पॉट क्या होता है, जोन्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली अमूमन आपके एग्जाम में अगर देखा जाए तो नेशनल पार्क से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे रायमोना नेशनल पार्क सिचुएटेड इन द विच स्टेट, और असम की मैं बात करता हूँ। असम में ही काजीरंगा है, असम में ही मानस नेशनल पार्क है। असम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट में ट्रेंड में रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अमूमन इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आपको ये सीरीज कैसी लगी बैक टू बैक क्वेश्चंस की? अगले सैंपल पेपर में फिर से आपकी मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, दिस इज मधु पांडे फ्रॉम MKC प्रयागराज, और आज मैं बच्चों आपके सामने एक नए मॉडल पेपर के साथ हूँ मैथ्स के, जहाँ हम उन सभी क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब आपको यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यू मस्ट नो अबाउट इट। इससे क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यू नो 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा रेज़ टू पावर 3n इक्वल टू कितना? 1। बस हमें यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। देखो, आई कैन राइट इट एज, कैसे लिख सकते हैं? 5 ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो? 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 6, राइट। अब अगर आप देखो ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, तीनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, कितना बचेगा? 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा रेज़ टू पावर 6। अरे भाई ये तो आपका 0 हो गया, तो कितना बचा आपका? 2 ओमेगा की पावर 6। तो आंसर कितना हो गया? 2 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 6, एंड ओमेगा की पावर 6 इज नथिंग बट 3n, राइट। 3 का मल्टीपल है तो ये 1 हो जाएगा। 2 की पावर 6 इज 64, तो आंसर कितना हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, हाउ मेनी वर्ड्स मेक ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड नेशन हुज ऑल 3 वोवेल्स नॉट कम टुगेदर? बोला है वोवेल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करो, सबसे पहले वोवेल्स को एक साथ लिख लो। ठीक है, जो हमें करने को मना करते हैं हम सबसे पहले वही करते हैं। तो उसने बोला वोवेल एक साथ नहीं आएंगे, हमने कहा वोवेल एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा कौन बचा? एन, टी, एन बचा आपका, टी बचा, और कौन बचा आपका? एन बचा, राइट। ये बच गया। टोटल कितने ब्लॉक हो गए? 1 2 3 4, ठीक है ना। वैसे हमारे कितने बन सकते हैं नंबर? ये 6 है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में, क्योंकि n 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ये मेरे टोटल कॉम्बिनेशन है। ये टोटल आपके इतने आपके लेटर बन सकते हैं, टोटल लेटर इतने बन सकते हैं, लेकिन वोवेल साथ में ना आए तो टोटल में से वो घटा दो जहां पर वोवेल साथ में आते हैं। तो क्या करो, वोवेल साथ में आते हैं तो टोटल कितने ब्लॉक हो गए? 1 2 3 4 फैक्टोरियल। इसमें n 2 बार आ रहा है, लेकिन इसको भी आप 3 तरीके से, ये भी आपका 3 है तो इसको आप 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। बस ये फॉर्मूला हो गया। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 6 5 4 3 2 1 डिवाइड में 2 × 1। इधर आप क्या लिख सकते हैं? -4 3 2 1 इंटू में 3 फैक्टोरियल भी ओपन कर दो, 3 2 1 अपॉन में 2 × 1। तो 2 × 1 2 × 1 कैंसिल, यहाँ से 2 × 1 2 × 1 कैंसिल। ये सॉल्व करो, कितना आ गया आपका? 5 6 3 18 360 आ गया। 360 माइनस में आपका आ गया 72। 360 माइनस 72 इज व्हाट? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ गया 288, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया? सी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, व्हाट यू विल डू, जो मना किया है वही करेंगे। चलो आगे क्वेश्चन देखो। If f(x) = x² - 1 and gx = इतना, then g of x, ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है बच्चे। कंपोजिट फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो यहाँ से आपको क्या लिख सकते हो आप इसको? g of f(x), ठीक है, और f(x) की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? x² - 1। अब हमें क्या करना है? g वाले में x की जगह x² - 1 रख देना है बस।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, लिमिट से लिमिट 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 अपॉन में x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20 वेयर x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब भी आपका x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हो एंड ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम हो, ऊपर डिग्री कितनी है 3, नीचे भी डिग्री आपकी कितनी है 3, तो क्या करोगे दोनों डिग्री सेम है, तो क्या करेंगे ऊपर वाली मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट अपॉन में नीचे वाली मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट, बस ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बाकी आप मेथड से जाते हैं तो आप एक्स क्यूब से डिवाइड करके इन्फिनिटी रख देंगे तब भी आपका आंसर आ जाता है। बट आई एम प्रोवाइडिंग यू द वे कि अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले की जो मैक्सिमम डिग्री के साथ आपका कोफिशिएंट दिया है उसे ऊपर लिख लो, जो नीचे वाले की मैक्सिमम डिग्री के साथ कोफिशिएंट दिया उसे नीचे लिख लो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ y इक्वल टू ये दिया हुआ है देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा। अब अगर इसे ध्यान से देखो तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये आपका e रेज़ टू पावर x का फॉर्मूला है ना। अब dy बाई डी एक्स निकाल लो, dy बाई डी एक्स कितना हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है e रेज़ टू पावर x का, तो e रेज़ टू पावर x ही रहता है, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रियल वैल्यू ऑफ x मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो आपके पास आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ से मिनिमम वैल्यू अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू वुड बी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये होती है। तो देखो क्या लिखोगे, 4 a की जगह कितना है आपका 1, a की जगह 1, c की जगह कितना है 53 माइनस b की जगह कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू ए, तो ये कितना हो गया 4 3 जा 12 1, 4 5 जा 20 और 2 1 2, ये आपका कितना आ गया 196 अपॉन में 4। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 16 अपॉन 4 एंड आंसर इज 4 ओनली। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, अगर मेरा ए इज ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू आपकी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगी। ठीक है, एंड मैक्सिमम वुड बी इन्फिनिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, यहाँ से हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, dx अपॉन में 4 प्लस 9x स्क्वायर सी, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, dx अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस में 3x का होल स्क्वायर, राइट। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन a सी। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लिखना है तो क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, राइट ना। बट यहाँ x होना चाहिए, यहाँ आपका कितना है 3x है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर सी है, इसको लिख देंगे हम 1 अपॉन a की जगह कितना 2, tan इनवर्स x की जगह कितना दिया हुआ 3x अपॉन 2 प्लस सी। बट सी हेयर दिस 3x, ये x तो नहीं है, तो क्या करते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर मेरे पास x की जगह कुछ और होता है तो उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो। तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3, तो उससे हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, आंसर कितना आ गया 1 अपॉन 6 tan इनवर्स 3x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आप इस तरीके से सीधा कर सकते हो और आप 3x को t लेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपका जब भी आपकी जगह आपका x की जगह ऐसा कुछ दिया हो, मतलब नॉर्मल फॉर्म जिसको आप इजीली डेरिवेट कर पा रहे हैं इसको 3x को, तो आप क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट चलो, पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया होना चाहिए। नाउ सी, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है आपका तो क्या करते हैं यहाँ पर भाई, ध्यान से समझो। लिमिट 0 से लेके π/2 फंक्शन ऑफ cos x अपॉन में फंक्शन ऑफ cos x प्लस फंक्शन ऑफ sin x, अगर इस फॉर्म में आपको कभी भी इंटीग्रेशन दे दिया जाए तो आंसर वुड बी π/4 ओनली। इसका आंसर केवल और केवल π/4 रहेगा हमेशा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा π/4। देखो ये फंक्शन cos x का है, मतलब अंडर रूट cos x है, यहाँ अंडर रूट cos x, यहाँ अंडर रूट sin x। ये साइन के लिए भी, अगर यहाँ पे sin x भी होता तो भी हम वही लिखते, तो भी हम सेम आंसर π/4 ही लिखते। तो आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो नो नीड टू सॉल्व, जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आओ।
अ लैडर रेस्ट अपॉन अ वर्टिकल वॉल एंड फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक लैडर है, एक सीढ़ी है, ठीक है, जो इस तरह से है एक वर्टिकल वॉल के साथ, ठीक है ना, और कितना एंगल बना रही है ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक, आगे बोल रहा है कि विद द ग्राउंड इफ द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से 5 मीटर दूरी पे है इसका लोअर एंड, तो बताओ लेंथ ऑफ लैडर क्या होगी। तो बस सिंपल है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो आपका, ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है बेस, बेस एंड हाइपोटेनियस किस में आता है आपका कॉस, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू में आपका कितना बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 10 मीटर, तो आंसर आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ p इक्वल टू ये है, q इक्वल टू ये है, आपको p डॉट q निकालना, p डॉट प्रोडक्ट q के साथ निकालना, p और q दो वेक्टर दिए हुए हैं, तो जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है दो वेक्टर का, ठीक है, तो हम क्या करते हैं c, अगर मेरे पास a वेक्टर दिया हुआ है जहाँ पर x1 i कैप प्लस y1 j कैप है, एंड b वेक्टर दिया हुआ है जहाँ पर आपका x2 i कैप है एंड y2 j कैप है, तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला इसका डॉट प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू x1 x2 प्लस में y1 y2, राइट। बस यही चीज हमें यहाँ लगा देनी है, देखो ये इससे मैच कर रहा है ना, तो p डॉट q हमारा कितना हो जाएगा 2 × 4 प्लस में 5 × 5, तो कितना हो गया 8 + 25, 8 + 25 इज व्हाट 33, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन आएंगे एंड बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। The median of 19 observation is 30. Added the two observation whose value is 8 and 32. Then median of 21 observation will be. क्वेश्चन बोला है आपके पास 19 ऑब्जर्वेशन थी जिसका मीडियन 30 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, दो ऑब्जर्वेशन और ऐड कर दी जो कि 8 और 32 है, तो बताओ ये जो 21 ऑब्जर्वेशन हो गई इसका मीडियन क्या होगा। तो बात ध्यान से समझना, अगर मेरे पास 19 ऑब्जर्वेशन है तो मतलब मिडिल टर्म कौन सी होगी, यहाँ 9 टर्म्स होंगी, यहाँ 9 टर्म्स होंगी, टोटल 18, और ये आपकी मिडिल टर्म होगी, मतलब 10th टर्म जो होगी वो आपकी कौन सी टर्म होगी, मिडिल टर्म, और वो कितनी दी हुई है आपको 30। अब बोला है 8 और 32 ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, जब मीडियन निकालते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो मुझे बताओ 8 कहाँ जाएगा इस 30 से पहले, मतलब 8 यहाँ ऐड होगा, एंड 32 कहाँ जाएगा, वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, 32 यहाँ आ जाएगा। तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बस इतना होगा कि ये अब मेरी कौन सी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, दिस ऑब्जर्वेशन वुड बी 11th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये कौन सी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 11th, तो 11th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, पर मीडियन विल बी सेम, तो आंसर क्या रहेगा बी ही रहेगा, दैट इज 30। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, log 2, log 2, log 5, 625, बेस इस तरह से दिया हो, तो जब भी आपको बेस फॉर्मूला दिया जाए एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि log a इक्वल टू 1 होता है, दूसरा log n m या log a m रेज़ टू पावर n इक्वल टू कितना होता है n log a m होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, इससे हम इसको कर सकते हैं आराम से। देखो log 2 इसको क्या लिखेंगे log 5 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा बताओ, log 2 यहाँ 4, यहाँ क्या बचेगा log 5 तो log 5 तो 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये दिस वुड बी, अब इसको लिखो log 2, इसको क्या लिख सकते हैं log 2 रेज़ टू पावर 2, अगेन यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो कितना बनेगा log 2 और यहाँ log 2 बनेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिस वुड बी इक्वल टू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, समझे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट दिस, नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट्स पूछे हुए हैं। नंबर ऑफ एम्प्टी मतलब कि आपको 5 नहीं लेना है। अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n, नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट का फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर n - 1, n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो दिए हुए कितने हैं 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 - 1 मतलब 8 - 1 मतलब आंसर कितना हो गया 7 हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स का हार्मोनिक मीन क्या होगा इनमें से, तो मान लिया अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। अगर दो नंबर्स हैं जिनका आप हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा अल्फा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 2 सी अपॉन ए, और ये कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 - 2c अपॉन बी, तो रख दो सी की वैल्यू कितनी है भाई 11 एंड बी की वैल्यू कितनी है -10, सॉल्व कर लो कितना आ गया यहाँ से 11/5, तो 11/5 आपका करेक्ट आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका
डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको एपी एएम जीएम के फॉर्मूले भी याद करके जाने हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन दिस, इस एक्सपांशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बताएंगे। सी बच्चों, जब भी आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा x रेज टू पावर y अपॉन की x प्लस वाई रेज टू पावर n, x माइनस वाई रेज टू पावर n एंड n इज इवन नंबर, n अगर इवन नंबर होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी इक्वल टू n बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ पर n आपका इवन है, कितना है 100, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई 100 बाई 2 प्लस 1 मतलब 50 प्लस 1, तो आंसर कितना हो गया आपका 51। टोटल टर्म्स कितनी हो गई 51, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मुझे इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इस इक्वेशन से मुझे फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू। यहाँ पर आपके पास fx आपका जो x है, जो मैट्रिक्स है, दिस इज गिवन है 2x प्लस वाई 3 6 x प्लस 2y, ठीक है, इक्वल टू व्हाट दिया हुआ है ये 5 3 6 3। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो आप बोल सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 होगा एंड आपका यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। ठीक, अब क्या करना है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो, इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने पहली वाली इक्वेशन लिख ली जो दी थी और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, तो कितना हो गया 4y इक्वल टू 6, माइनस कर दो इस इक्वेशन को, तो अभी क्या बनेगा ये -3y इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ये तो आ गई मेरी y की वैल्यू। ना मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं पहली इक्वेशन में वैल्यू रख देती हूँ, तो 2x प्लस माइनस में 1/3 प्लस में 1/3 इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू 5 माइनस 1/3, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 15 माइनस 1 इज 14/3 एंड 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो आंसर कितना हो गया, x की वैल्यू हो गई 7/3, मतलब x आपका 7/3 और y आपका 1/3 है। दैट्स इट, सिर्फ इक्वेट करना है। ठीक है, सिर्फ इक्वेट करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन x, तो x की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 1। मैं इस साइन को यहाँ लेके चली जाऊँ, इस साइन को अगर यहाँ ले जाओ तो कितना बनेगा, ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 एंड साइन इनवर्स 1 इक्वल टू क्या होता है π/2, मतलब ये पूरी टर्म मेरी किसके इक्वल हो गई, π/2 के इक्वल हो गई। अब ये π/2 के इक्वल कब होती है, जब ये दोनों वैल्यूज सेम होती है ना, ये फॉर्मूला पता है सबको, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है π/2 होता है, तो मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी आपका ये π/2 के बराबर होगा। ये वैल्यू मुझे 1/5 दी है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/5, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस बाय दिस। मुझे यहाँ इंटरसेप्ट बताना है एक्स एक्सिस का, तो जब भी आपको इंटरसेप्ट बताना है तो हमें पता है हमें इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है इक्वेशन की। इंटरसेप्ट फॉर्म अगर लिखनी है तो इंटरसेप्ट फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या होती है वो होती है हमारी x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, और x का इंटरसेप्ट a होता है और y का इंटरसेप्ट क्या होता है b होता है। तो मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे देखो, इक्वल टू -3। अब यहाँ मुझे 1 चाहिए, तो -3 से डिवाइड कर दो, अगर -3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा। नाउ आप इसको क्या लिख सकते हैं, x/में -3/4 प्लस y/में -3/7 इक्वल टू 1, तो x का इंटरसेप्ट कितना हो गया -3/4, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से, डी ऑप्शन। y का पूछता तो आप कितना बोल देते -3/7। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर, इस इक्वेशन के रूट पूछे हैं क्या है, मुझे बताओ। रूट निकालने के लिए अगर मेरे को इक्वेशन दिया तो मैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल सकती हूँ, है ना, पर मैं यहाँ से अल्फा इंटू बीटा ही केवल निकाल रही हूँ। क्यों, देखो ध्यान से समझना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। c कितना है आपका p - q और a कितना है आपका q - r, ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, अब मुझे बोलो यहाँ पर मुझे रूट्स दिए हुए हैं, ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है ना, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। 1 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू आपका 1 होना चाहिए, बीटा इक्वल टू आपका -p/q q - r होना चाहिए। दैट्स इट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको ऑप्शंस का भी ध्यान रखना है बच्चे, आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही खत्म हो जाएंगे। देखो, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस आर नॉन जीरो सोल्यूशन देन वैल्यू ऑफ k विल बी, अगर इक्वेशन दी हुई है उसके नॉन जीरो सोल्यूशन है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी
डिटर्मिनेंट की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। ना इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो, कैसे लिखेंगे 1 माइनस के माइनस 1, वहां से के माइनस 1, यहाँ से 1 1 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना आता है, देखो 1 लिखा, इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, यहाँ पर आपका प्लस के बन जाएगा, देन क्या माइनस के प्लस 1, अगला आपका क्या बन जाएगा -1 एंड वहां से आपका कितना बन जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। सॉल्व करो 2 माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0, तो k और k कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच गया 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, तो k की वैल्यू कितनी हो गई +-1, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि k की वैल्यू +-1 के लिए ये इक्वेशन मेरी कैसी होगी, नॉन जीरो सोल्यूशन होंगे इसके। समझ आ गया। चलो अगला इसके लिए आपको ट्राइवल सोल्यूशन, नॉन ट्राइवल, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर दिया हो सकता है, वहां पर बस आपको यही ध्यान रखना है कि किसके अंदर डिटर्मिनेंट 0 है एंड किसके अंदर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर आपको fx दिया, आपको f इनवर्स ऑफ x बताना है, तो अगर मुझे fx दिया हुआ है तो f इनवर्स x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझो, इस चीज को हम रख देते हैं y के इक्वल, ठीक है, जो हमें दिया हुआ है उसको हम y के इक्वल रख देते हैं ना, x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, तो इसको आप ये लिख सकते हो y + 5 इक्वल टू 3x, x की वैल्यू कितनी हो गई मेरी y + 5/3, तो इसका मतलब x आ गया मेरा y + 5/3। नाउ इसको हम क्या लिखते हैं, f इनवर्स ऑफ x लिखना है, तो f इनवर्स x लिखने के लिए जो भी आपका टर्म आया है x y को x से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि उल्टा कर दो, ऑप्शन नंबर ए नहीं लगा के आना है, ठीक है, इस तरह निकाला जाता है, y के इक्वल रखो, x की वैल्यू y के टर्म में लिखो और फिर y को x से रिप्लेस कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास ये, मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान से समझो, x² - 1 अपॉन में ये क्या है भाई, इसको मैं ये लिख दूं क्या, x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये a² - b² हो गया, a² - b² क्या होता है, a² - a - b, a + b, है ना, यही होता है। तो ये दोनों तो भाई कट गए, क्या बचा मेरे पास, dx अपॉन में x² + 1², राइट। ये किसका फॉर्मूला है, ये अगेन आपका x² + a², 1/x² + a² का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, तो ये कितना हो गया आपका आंसर, tan इनवर्स x + c, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने, क्योंकि इन फॉर्मूले से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो अगला देखो बच्चों, हाँ, एरिया फॉर्म बाय द लाइन x = 0, y = 0 एंड x + y + 2 = 0, इन तीन लाइन से मेरे जो एरिया बनेगा वो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं x + y + 2 = 0 के लिए लाइन बनाती हूँ, कैसे बनाते हैं, सी x की वैल्यू y, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू -2, इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है, पहले x की वैल्यू 0 रख लो, y की वैल्यू निकाल लो, फिर y की वैल्यू 0 रख लो और x की वैल्यू निकाल लो। नाउ फ्रॉम ग्राफ बनाओ, क्या बना, 0, -2 एंड -2, 0, तो ग्राफ कैसा बन गया, ऐसा ग्राफ बन गया, ठीक है ना, ये हमारा ग्राफ बन गया। मुझे क्या करना है, इस वाले एरिया का आंसर निकालना है। ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का हमें एरिया पता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाइट कितनी है 2, बेस कितना है 2, तो एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना आ गया 2 आ गया ना आंसर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपके जो भी एरिया फॉर्मेशन आएंगे वो बहुत इजी क्वेश्चन होंगे एंड आप इस तरह से उसको इजीली निकाल सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन करने हैं, तो कैसे करेंगे, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। y वाले के साथ y वाले को लिख लो, देखो dy/dx = 1 + y², ये दिया हुआ है, आप क्या करो, dy के नीचे y को ले आओ, 1 + y² आ गया एंड 1 + x यहाँ था, तो इसके साथ किसको ले जाओ, dx को ले जाओ। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन सोल्यूशन बनाने हो तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब ये अगेन आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, a² + x², तो क्या हो गया, tan इनवर्स y हो गया, ये है ना, ये कितना हो गया, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन इज x एंड x का इंटीग्रेशन इज x² + 2 + c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ आ गया। तो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट भी आपके बहुत इजी आएंगे, बस आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके रखना है ना। सी दिस वन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला y² = 6x
हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 6, वाई कोऑर्डिनेट 6 होना चाहिए, तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, क्या होगी? देखो भाई यहाँ पर आपको पैराबोला दिया, जब भी आपको टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी x माइनस x1, ये इक्वेशन होती है ना। आपके पास एक वैल्यू दी हुई है, केवल y1 दिया हुआ है, पहले मुझे x1 निकालना है, तो पहले x1 निकाल लेते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 6 दिया हुआ है, y की जगह आपको 6 दिया हुआ था, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 6, मतलब मुझे x1 और y1 दोनों मिल चुके हैं, ठीक है। ये आपका x1 और y1 आ गया। नाउ मुझे आपको dy बाई dx बताना है, तो क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2y, लेकिन y तो x नहीं था, तो y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू कितना आया यहाँ पर? 6। तो आप क्या लिखोगे यहाँ से कि dy बाई dx इक्वल टू कितना है आपका? 6/2y। नाउ यहाँ y की वैल्यू रख दो जो कि 6 दी हुई है, तो dy बाई dx यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 6/2 इंटू 6, तो आपका आंसर आ गया 1/2। मतलब मुझे अब सब कुछ वैल्यू मिल गई, बस यहाँ रखनी है। y माइनस 6 इक्वल टू 1/2 x माइनस 6, x1 y1 की वैल्यू तो हमारे पास है ना, ये दी हुई है, और y की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर 6 दी हुई थी, ठीक है ना, और dy बाई dx हमने निकाल लिया। तो देखो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2y माइनस 12 इक्वल टू x माइनस 6 बन गया। अब क्या करें, अब इसको रीअरेंज कर लो, x माइनस 2y माइनस 6 प्लस 12 इक्वल टू 0, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से? ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन कहाँ मैच करिए? ये इक्वेशन मैच करिए ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन चाहिए थे, वो मुझे लगता है आपको मिल गए होंगे, ठीक है। एंड हम इस तरह के और भी बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व करते रहेंगे, तो आप इसी तरह बने रहें और अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट को नोट करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, मैं सत्य प्रकाश शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के बेहतरीन 25 सवाल आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं 25 सवालों का एक छोटा सा सेशन, और यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा जो पहला प्रश्न है बच्चों फिजिक्स के मॉडल पेपर का, ये क्या कहता है कि i प्लस जे की दिशा में इकाई सदिश का मान होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इकाई सदिश निकालनी है। तो इकाई सदिश के लिए क्या करना है, हमें सदिश का इकाई सदिश निकालना है, मतलब वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो आप लोग, फिर उसमें में हम लोग i प्लस जे का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोगों को ये सवाल करने के लिए बच्चों सबसे पहले ये करना है कि जो हमारा i प्लस जे है, जो हमारा i प्लस जे है, तो ये i प्लस जे होगा, और इसका जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अगर हम इसको a लेकर के चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा मॉड a। तो हमारा जो इकाई सदिश होगा बच्चों, वो हो जाएगा वेक्टर a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर a। तो ये हुआ हमारा i प्लस जे, और ये जो हमारा आएगा ये होगा आंसर हमारा √2। तो हमारा ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप लोग इसको इसी तरीके से करना है। पहले आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, मतलब इकाई सदिश निकाल लीजिए, और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद आपको उसका मल्टीप्लिकेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न के पास। अगला प्रश्न है जो हमारा, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो दूसरा सवाल थोड़ा सा लंबा है और इसमें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इसे हम लोग हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कण को अल्फा i प्लस बीटा जे मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। यदि इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई इसके परास की आधी है तो निम्न में कौन सत्य होगा? अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ इनिशियल स्पीड ऑफ अल्फा i प्लस बीटा जे मीटर पर सेकेंड इन केस द मैक्सिमम हाइट अक्वायर्ड इन हाफ द रेंज देन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि जैसे ही आप लोगों ने देखा कि महत्तम ऊंचाई और परास की बात की गई है, मतलब कि यह जो प्रश्न है हमारा, यह प्रश्न हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन से, प्रक्षेप्य गति से बिलोंग करता है, प्रक्षेप्य गति के चैप्टर से है ये सवाल। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी चीज़ का ध्यान देना होगा बच्चों, कि जब हम लोग प्रक्षेप्य गति के प्रश्नों को हल करते हैं तो हमारी जब ये चाल मतलब वेग u होती है और ये थीटा होती है, तो यहाँ पे मिलता है हमारा क्या, u cos थीटा, और ये हो जाता है हमारा u sin थीटा।
और ये जो x की दिशा में है तो हम इसको I लिख लेंगे, y की दिशा में है तो j लिख लेंगे। मतलब कि जब हम लोग वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि अल्फा i प्लस बीटा j। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है कि रेंज की बात करनी है और महत्तम ऊंचाई की बात करनी है। तो बोला जा रहा है कि महत्तम ऊंचाई इसके पराश की आधी है, मतलब h इज इक्वल टू कितना बेटा, r/2। ठीक है, तो h का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और ये जो r है, r हो जाएगा हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2g। 2g क्यों आएगा भाई, ये 2 तो रहेगा ही, है ना। अब यहाँ पर इसको और इसको आप लोग कट कर दीजिए। ठीक है, तो कट करने के बाद हमारा जो बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और u स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इतना होने के बाद ठीक है, हमें क्या करना है कि इसमें और थोड़ा सा मेहनत करना है। ये हम लिखेंगे u स्क्वायर मतलब u साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो ये हमारे पास है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको हम लिख पाएंगे 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे u स्क्वायर है तो आप लोग देख पाओगे कि इसका एक और साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा u साइन थीटा, तो u साइन थीटा कितना बच्चे, u साइन थीटा इक्वल टू बीटा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और u cos थीटा। तो u cos थीटा से तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर ये हमारा वैल्यू आएगा अल्फा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो गया बच्चे, b इज इक्वल टू मतलब बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। तो मैंने इतना समय ले लिया सवाल को हल करने में, लेकिन आप लोगों को इतना समय नहीं लगेगा। लेकिन आपको बस एक चीज समझनी होगी कि ये जो मैंने दिशा लिखी है i और j, तो i और j के जगह में हमें अल्फा i प्लस बीटा j लिख करके इसको इस तरह से व्यवस्थित करके हल करना है। तो आपको ये चीज दिमाग में रख लेना है कि u cos थीटा अल्फा हो जाएगा, u sin थीटा बीटा। तो बस इसके बाद हमें यही स्टेप लेके चलना है और छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़िया, चला जाए आगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के पास, और अगला जो प्रश्न है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और ये बहुत ही साधारण जनरल साइंस टाइप का प्रश्न है। ये कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला दाब अधिकतम होता है। ठीक है, तो दाब अधिकतम कब होगा, तो हमें पता है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया, बल बटा में क्षेत्रफल। मतलब कि अगर प्रेशर को अधिकतम करना है तो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए, क्षेत्रफल सबसे कम होना चाहिए। तो आप खुद ही सोच के बता देना, यू थिंक एंड टेल मी दैट व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, like in which condition the person is lying on the ground, whether it is a standing person or sleeping person or whatever the case is, you can easily find out that what will be the case। तो आप लोग जब इसको देखोगे बच्चे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि भैया जब हम एक अंगूठे पे खड़े हो जाएं तो क्या खड़े हो पाएंगे, जल्दी नहीं खड़े हो पाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग धरती पे बहुत ज़्यादा दाब लगा रहे हैं, तो दाब ज़्यादा लगेगा तो मतलब पूरा का पूरा बल उंगली में आ गया। तो हमारा जो आंसर है क्या, जब वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा रहता है। सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए तो ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सवाल है। ये कहता है कि एक द्रव घूम रहा है, जब यह घूमना बंद करता है तो द्रव के स्थिर अवस्था में आने का कारण क्या है। ठीक है, इंग्लिश में बोल देता हूँ कि फ्लूइड इज स्टीयर्ड, मतलब कुछ लिक्विड है, इट इज स्टीयर्ड, घुमा दिया गया है, वो थोड़ी देर के बाद चलते चलते रुक जाता है। जैसे पानी में, मतलब ग्लास में पानी ले लो, आप चम्मच से स्टीयर कर दो, चम्मच से उसे हिला दो, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो पानी धीरे 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 स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो क्यों आता है बच्चों, ये होता है द्रव की श्यानता के कारण। श्यानता क्या है कि एक घर्षण की तरह ही एक बल है, घर्षण के जैसा ही एक गुण है जो कार्य करता है कहां पर, द्रवों के अंदर काम करता है। तो जब द्रवों के अंदर ये काम करता है बच्चों, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, श्यानता। ठीक है, तो विस्कोसिटी इज द आंसर फॉर दिस। बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी ओनली द फ्लूइड्स, मूविंग फ्लूइड्स विल कम टू द स्टेशनरी कंडीशन।
Okay, fine. So we are moving to the next question, and that is going to be the question number 5. Here we have the question number 5. यहाँ कहा जा रहा है बच्चों कि यदि कण कुछ समय के लिए गतिमान है तो निम्नलिखित में से कौन शून्य हो सकता है। बढ़िया, चलिए, तो कोई पिंड है, कोई कण है, कोई पार्टिकल है, इट इज मूविंग फॉर सम सर्टेन डिस्टेंस, इट इज मूविंग फॉर सम सर्टेन टाइम, सो व्हाट कैन बी जीरो, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप बच्चे जब ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि अगर कोई पार्टिकल चलता है तो देखिए पहले हम लोग बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन क्या होता है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है, ये सदिश राशि है, और जो हमारी तय की गई दूरी, चाल, ये दोनों क्या है बेटा, अदिश राशि, ठीक है, ये दोनों अदिश राशि, और ये दोनों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन ये जो विस्थापन होता है तो आगे जाता है तो विस्थापन धनात्मक होता है, और पीछे आता है तो विस्थापन ऋणात्मक होता है। डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव व्हेन द बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड एंड इट इज नेगेटिव व्हेन द बॉडी इज मूविंग बैकवर्ड। सो इफ इट इज मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड देन ओनली द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। सो व्हाट इज द आंसर फॉर अस? दैट इज द ऑप्शन ए, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑफ अ पार्टिकल। Okay, so I hope it is clear. It's very simple question. Now we are moving to the next. ये देखो भाई सॉरी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जाड़े की सुबह में एक धातु की सतह को छूने पर लकड़ी की सतह की अपेक्षा अधिक ठंडक का एहसास होता है ना भाई। मतलब ठंडे में यार हम लोग ना लकड़ी छूना पसंद करते हैं, प्लास्टिक छूना पसंद करते हैं, लेकिन लोहा, स्टील वगैरह हम लोग छूना पसंद नहीं करते, बोले बहुत ठंडा है। तो कारण इसका ये होता है बच्चों कि जो धातु की विशिष्ट ऊष्मा होती है ना वो अधिक होती है। तो धातु की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है तो उसकी वजह से ये क्या होता है ना कि वो उतनी तेज, मतलब उतना ज्यादा वो ऊष्मा चाहता है गर्म होने के लिए। तो जितना तेज ऊष्मा का विसरण, मतलब ऊष्मा का संचरण होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, उतना ही ठंडक हमें महसूस होगी। तो इसका आंसर ये है बच्चों कि धातु की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है दैट इज मोर देन द वुड, ठीक है, लकड़ी की अपेक्षा उसका जो स्पेसिफिक हीट होता है ज्यादा होता है। चलें आगे, चलिए यहां पर हमारा अगला सवाल है जो ये कहता है कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान कण के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें यह देखना है कि अगर कोई भी चीज वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो इसमें से कौन कौन सी चीज स्थिर रह सकती है। तो वृत्ताकार मार्ग पे चलती है तो अगर मान लो यहाँ पे v से चल रही है और यहाँ पर भी v से चल रही है और यहाँ पर भी v से चल रही है, तो बेटा देखो आप यहाँ पर इसका जो राशि है, मतलब जो परिमाण होता है वो हमेशा नियत रहेगा। अगर यहाँ 10 है तो 10 10 10 हर जगह 10 रहेगा, लेकिन दिशा बदलती है, मतलब चाल मेरा सही है, ठीक है। लेकिन यहां पर बोला गया है कि भौतिक राशियां, मतलब कितनी राशियां हैं जो नियत होती हैं। तो बेटा जब चाल नियत होगा तो गतिज ऊर्जा भी नियत होगी। क्यों? बिकॉज दिस इज हाफ mv स्क्वायर। बहुत साल पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं तीसरा विकल्प। तो जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई कण घूमी घूमी कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो हमारा एक बेसिक सा चीज नियत रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोणीय संवेग। तो हमारा कोणीय संवेग भी सही है। तो कुल मिला जुला के जो इसका आंसर है बेटा वो कौन सा है? उपरोक्त सभी। All of these quantities are constant. So it says that the physical quantities which remain constant for a particle moving in a circular motion. Is that clear? So there are 4 options which are going to be correct. So we will say that all of the above are the correct answer. उपरोक्त सभी हमारे क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे फटाफट। यहाँ देखिए ये बेहतरीन सवाल थर्मोडायनेमिक्स का और आपके लिए आ सकता है। और इसी के साथ साथ बच्चों ये जो चीजें हैं ना, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई गई होंगी, जैसे रुद्धश्म प्रक्रम होता है, समायतनिक, समदाबी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सीख लेनी होगी कि कहाँ पर क्या शून्य होता है, कहाँ पर क्या शून्य नहीं होता है। बहुत ही सीधे सीधे सवाल होते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो आपके एग्जामिनेशन में आने लायक हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी निकाय का आयतन संकुचित होती है, किया गया कार्य होगा। तो बच्चों हमें पता है कि जो किया गया कार्य होता है वो पीडीवी होता है, ठीक है। तो देखो अगर
संकुचित किया जाए तो मान लो प्रारंभिक वॉल्यूम कितना है V1 और बाद वाला कितना है V2, तो हम इसको V2 माइनस V1 करेंगे तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव ही आएगा ना, नेगेटिव आएगा क्योंकि बाद का आयतन छोटा है और पहले वाला बड़ा, तो बाद माइनस पहले करेंगे तो वो ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव आएगा, तो जो हमारा वर्क डन होगा, जो हमारा किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, सो इफ द सिस्टम अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम देन द वर्क डन इज नेगेटिव, सिंपल एज दैट। चलो बेटा चले आगे, यहां देखा जाए किसी सरल आवर्त गति में गति करने वाले कण पर लगने वाला बल होता है। ठीक है, तो विस्थापन के समानुपाती तथा माध्य स्थिति की ओर, विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती तथा माध्य स्थिति की ओर, वेग के समानुपाती तथा, तो ये सारे विकल्प हैं, आप लोगों को देख लेना होगा, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना, मैं सीधा सीधा आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने तो भैया सरल लोलक देखा ही होगा, पेंडुलम ये यहां से चलता है और चलते चलते यहां पहुंच जाता है और फिर यहां से चलता है और चलते चलते यहां पहुंच जाता है। ठीक है, देखो बेटा ये हमारी क्या हो जाएगी, माध्य स्थिति हो जाएगी। क्या हो गई, दिस इज आवर मेन पोजीशन, दिस इज द माध्य स्थिति। अब देखो यहां से लोलक इधर जाता है और जाते जाते धीरे होते जाता है भाई, धीरे 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 जाते जाते यहाँ पर रुक जाता है, रुकने के बाद फिर ये भागता है, तो इधर जाते हुए ये धीरे होते जाता है और इधर आते हुए ये तेज होते जाता है। तो ये धीरे धीरे जाता है और तेज तेज आता है, मतलब कि अगर ये धीरे जा रहा है तो बल किधर लग रहा है भैया, केंद्र की तरफ लग रहा है, मतलब माध्य स्थिति की तरफ लग रहा है। तो जो भी बल है वो हमारा कहाँ है बेटा, माध्य स्थिति की ओर होता है। लेकिन ये जो बल होता है ये समानुपाती होता है किसके, विस्थापन के। तो ये चीज आप लोगों को याद कर लेनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होता है वो दिया जाता है m⍵² x, है ना। तो देखिए ऋणात्मक चिन्ह हो गया और ये विस्थापन, मतलब विस्थापन के विपरीत होता है। तो विस्थापन इधर हो रहा है तो ये हमारा क्या है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, विकल्प ए, द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? Okay, fine. Now we are going to the next one and we have the question over here. This is what it is. जब शांत जल में एक पत्थर फेंका जाता है तो जल की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी समय जल के अंदर उत्पन्न तरंग होगी। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग ना एक तालाब का कंसीडर करते हैं, तालाब की बात करते हैं। हमने यहां से एक पत्थर फेंका, टपक। ठीक है, तो जैसे ही पत्थर फेंका बच्चों तो क्या होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बताइए तो लोग। ठीक है, तो ये देखो ये जो होता है ये गोल गोल ऐसा ऐसा रिंग बनने लगता है। तो ये कौन सी तरंगे होती हैं बच्चों, ऐसे ऐसे चलने वाली तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ये तो पानी की सतह पर बन रही है, लेकिन पूछा जा रहा है कि पानी के अंदर क्या होगा। तो पानी तो असंपीड्य है, असंपीड्य का मतलब हम लोग पानी को संपीड्य नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब दाब अधिक हो जाए तो हम लोग लगभग 1% तक पानी को हम लोग दबा सकते हैं, पानी को हम लोग दबा सकते हैं। तो होता क्या है बेटा कि जब ये पत्थर यहाँ पे गिरेगा ना तो ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इसमें जो तरंग होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। कैसे, क्योंकि वो पत्थर जब गिरता है पानी के ऊपर तो पानी को थोड़ा सा दबाएगा, तो थोड़ा सा दबाने के बाद वो दाब धीरे 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 नीचे बढ़ता चला जाता है। जैसे ध्वनि की तरंगे हवा में कंप्रेस करती है ना, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। ठीक है, अगर वैसे भी नहीं समझ में आता तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो। स्कूल में जब पीटी पीरियड होता है ना तो टीचर बोलता है सब लाइन में लग जाओ, और पीछे एक तो बदमाश लड़का रहता है वो ठेल देता है, वो धकेल देता है जोर से। जब धकेलता है तो भाई क्या होता है, वो धकेल के तो पीछे चला आ जाएगा, फिर आगे वाला धकेल के पीछे, लेकिन वो जो धकेल है, वो जो डिस्टरबेंस है, जो वो बाधा है, वो आगे चलती चली जाती है। तो वो कौन सी तरंग होती है बेटा, वो होती है हमारी कौन सी, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है कि नहीं। तो यही हमारा यहाँ पर प्रक्रिया होगा। तो इसमें दो तरह की तरंग होगी, एक अनुप्रस्थ ऐसे जाएगी और अनुदैर्ध्य ऐसे जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलते हैं हम लोग आगे। फाइन, तो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ये देखिए तो क्या कहता है,
कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर आवेश होता है। ठीक है, तो ये देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों को ये देखना होगा कि अगर हम लोग, ये लिखा हुआ है कि मतलब रेशम को हम जब शीशे पर रगड़ते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें कौन धनावेश हो रहा है, कौन ऋण आवेश हो रहा है। तो होता क्या है कि सिल्क से मतलब रेशम से कुछ आवेश कहाँ चले जाते हैं, कांच की छड़ पर जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऋणावेश। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है ना कि आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है। तो आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, तो जो भी आंसर है हमने क्या लगाया, ऋणावेश। ठीक है, चलें आगे। ऑलराइट ये देखिए, एक युक्ति जिसमें आवेश संग्रहित होता है वह है, ठीक है, मतलब कि which is the device which stores the charge, so that is the answer संधारित्र। मतलब कैपेसिटर क्या करता है बच्चों कि आवेश को स्टोर करता है, इट स्टोर्स द चार्जेस, दैट इज व्हाई वी लाइक द ऑप्शन विल बी कैपेसिटर, संधारित्र। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, एकदम हलवा सवाल बोलते ना, वही है ये। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये भी आंसर आप लोगों को पता होगा। मोबाइल फोन में कौन सा बैटरी लगता है, कौन सा सेल लगता है, प्रथम की द्वितीय, मतलब प्राथमिक या द्वितीयक, द्वितीयक लगता है भाई। द्वितीयक किसको बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग यूज करके फिर से चार्ज कर सकें, जिसको हम लोग फिर से चार्ज कर पाते हैं, वही हमारा क्या होता है, सेकेंडरी सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, द्वितीयक सेल। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे फटाफट। एंड हमारा जो अगला सवाल है वो है 14 नंबर। ठीक है कोई जिसका आंसर बता पाएगा? चलिए देखते हैं। एसआई पद्धति में विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो हो सकता है कि आप लोग भूल जाओ, हो सकता है कि आप लोग एग्जामिनेशन में भूल जाओ कि क्या होता है, लेकिन भैया इतना तो हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्षेत्रफल के बराबर होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर। तो आंसर बताने की जरूरत है क्या? अरे बिल्कुल ही नहीं है भाई, क्योंकि ये सही हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए तो आया हमारा अगला 15वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए तो पहलवान हाँ चलो बच्चे लोग, अच्छे बच्चे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे उच्चतम आवृत्ति की होती हैं, मतलब कौन सी ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी आवृत्ति, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है। तो वो हम देख पाएंगे बच्चों यहाँ से, और आपको ये याद रखना होगा वो जो पैटर्न आता है हम उसको कैसे सिखाते हैं बेटा कि RAM, आप लोग जब इसको एक फर्राटे से पढ़ पाओगे, जब इसको एक लय में पढ़ पाओगे, तो हम लोग पढ़ पाएंगे कि राम इनविजिबल अंडर एक्सरे गामा रे, राम इनविजिबल अंडर एक्सरे गामा रे। तो ये जो राम होता है बेटा, ये क्या होता है, आर होता है हमारा, RA होता है रेडियो, और ये होता है माइक्रोवेव, और ये हो जाता है हमारा इंफ्रारेड, और ये विजिबल होता है दृश्य, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, और ये एक्सरे है, और ये हमारी गामा रे है। तो रेडियो तरंगे हो गई, ये सूक्ष्म तरंगे हो गई, और ये क्या हो गई हमारी अवरक्त हो गई, और ये दृश्य तरंगे हो गई जो हमें देखने में मदद करता है। ठीक है, ये दृश्य तरंगे, ये हमारी पराबैंगनी हो गई। ठीक है, और ये एक्सरे और ये गामा है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं बेटा, वैसे हमारी आवृत्ति बढ़ती जाती है। तो सबसे नीचे कौन है, X, गामा। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं तो X भी है और गामा भी है, तो कौन सा आंसर, गामा। तो ये ट्रिक आप लोगों को काम आ जाएगी, राम इनविजिबल अंडर एक्सरे गामा रे। ठीक है, चलें आगे, बढ़िया, मजा आ रहा है यार, है ना। चलिए, और वैसे भी यार जो 25 प्रश्न आते हैं आप लोगों के, अगर 20 सवाल कर दोगे यार तो बस, फिजिक्स में अगर 20 सवाल कर दिए, बाकी भी अच्छे से कर दिए, तो सिलेक्शन तो कोई भी कर देगा। चलिए यहां पर देखते हैं कि एक ट्राली पवित्र तल पर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है, 3 सेकंड के पश्चात इसका वेग क्या होगा।
चलिए, और पता है जब आप लोग ये प्रश्न पढ़ोगे ना बच्चों, तो आप लोग इसी के अंदर फंस जाओगे, मुझे पता है आप लोग यहीं फंसोगे। ये प्रवृत्ति का होता है भाई, तो भैया इतना नहीं सोचना है यार, है ना। देखो चाल पूछ रहा है और हम लगा देंगे क्या, ये तो प्रारंभिक चाल जो 0 हो जाएगा, और ये होगा 2, ये होगा 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया। तो फंसने का जरूरत नहीं है, फंसने का जरूरत नहीं है, वो फंसाएगा, फंसाता है मगर फंसने का नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान देना है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती हैं बच्चों प्रश्नों में कि कभी हम फंस जाते हैं, तो वो हमें ध्यान देना है। चलिए, तो समझ में तो आ गया होगा। ये देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि एक 10 न्यूटन बल वस्तु पर लगाने पर वस्तु में त्वरण इतना हो जाता है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। अरे भैया एकदम हलवा सवाल है यार। F = m में 10 न्यूटन का बल लगा और ये हो जाएगा द्रव्यमान 1, m निकालना है, ये हमारा 1 है, तो m = कितना 10 kg। बस खत्म, हलवा सवाल था एकदम फर्स्ट क्लास। ऑलराइट, चले आगे, डन। देखिए ये वाला जो प्रश्न है थोड़ा सा लेंदी है, आप लोगों को समझना भी है। एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, 2 सेंटीमीटर, हाँ 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, तो उसमें कितना ऊर्जा संचित होती है, 100 जूल। तो बोल जाता है कि 2 और खींचने पे कितना होगा, तो 2 और खींचना है बेटा, तो हम लोग को देखना ये कि 2 पे खींचा तो 100, तो कुल कितनी खींचा हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हम लोग लिख लेंगे कि इनिशियल प्रारंभिक ऊर्जा, तो ये हो जाती है ½ k² तो मतलब कि ½ k² और यहाँ पे हम लोग 100 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा k आएगा, k हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। तो अब देखो जो u फाइनल है वो हो जाएगा ½ k² तो 1/2 × 50, 4 × 4 = 16, तो ये कितना हो गया भैया, ये 8 5 × 40, 400 जूल। तो प्रारंभिक कितना था 100 जूल और अंतिम कितना है 400 जूल, तो ऊर्जा कितने वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं, चलिए। तो कितनी वृद्धि हो गई भैया ऊर्जा की, 100 जूल की वृद्धि हो गई। कैसे, 400 - 100, तो 300 जूल की वृद्धि हो जाएगी। सो दैट इज द आंसर फॉर अस, 300 जूल ऑफ एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। पहले निकालना है फिर बाद में निकालना, घटा देना है, काम खत्म। ये भी देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि एक कण एक समान वृत्ति गति कर रहा है, समतल के किस बिंदु पर कण का कोणीय संवेग संरक्षित होगा। सो अ पार्टिकल इज गोइंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ, सो एट विच पॉइंट द angular momentum is conserved. So angular momentum is always conserved about the center of the circle. So what is that, वृत्त के केंद्र पर, the center of the circle, the entire angular momentum will be conserved. Clear? बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। यहां देखिए, यहां पर क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की जरूरत होती है द्रव को घुमाने के लिए, संवहन में, चालन में, विकिरण में। तो ये तो थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, मतलब थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने वाला है। तो देखो द्रव को घुमाने के लिए, तो अगर भैया तुम आप पानी लेकर के आसमान में चले गए, अंतरिक्ष में चलेगा और वहां पर भी आपने उसको घुमाया तो वो घूमेगा। अगर आपने वहां भी उसको घुमाया तो वो घूमेगा, ठीक है। लेकिन संवहन क्या होता है भैया, तो संवहन क्या होता है, द्रवों को गर्म करने की एक प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होती है कि संवहन धाराएं बनती हैं, है कि नहीं। तो नीचे वाला कण ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर नीचे आना जाना किसकी वजह से होगा भाई, ग्रेविटी की वजह से होगा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से होगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लगने वाला बल वो कण को नीचे खींच के ले आएगा और गर्मी की वजह से ऊपर जाएगा, फिर वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से खींच करके नीचे ले आएगा। तो व्हाट इज द आंसर फॉर अस, दैट इज द कन्वेक्शन, ठीक है। मतलब संवहन में, तो संवहन की जो प्रक्रिया होती है उसमें गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग होता है, लेकिन चालन में प्रयोग नहीं होता, विकिरण में भी प्रयोग नहीं हो। चलिए अगला हमारा जो है यहां पर बोल रहा है कि स्थिर आयतन पर वायु तापमापी कार्य करता है। तो बस आपको यह देखना है कि आयतन नियत कब होता है, कौन सी प्रक्रम में जो आयतन है वो स्थिर होता है, नियत होता है, तो वो है हमारा भाई चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। So volume remains constant in which process that you have to take care of, and that is nothing but the Charles law. So for Charles law, the volume remains constant. So for answer is Charles law. Charles law के process में हमारा जो volume होता है वो constant होता है, and this is what the answer for this. बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। हमारा ये बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पर टेस्ला किसकी इकाई है, व्हाट इज द, विच इज द यूनिट ऑफ, मतलब टेस्ला इज यूनिट ऑफ व्हाट, ठीक है।
तो भैया टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है। तो हम लोग सोचेंगे कि चलो भैया चुंबकीय क्षेत्र का विकल्प देख लेते हैं। भैया चुंबकीय क्षेत्र है क्या? नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र है क्या? नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र है क्या? नहीं है। ये चुंबकीय प्रेरण लिखा हुआ है भाई, तो यही हो सकता है कि नहीं? तो कभी कभी क्या होता है ना कि विकल्प में हमें यह भी खोजना रहता है कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, तो हम लोग आंसर नहीं है नहीं है नहीं है बचेगा भैया आंसर हो जाएगा, उतना तो हम लोग लगाते हैं दिमाग, है कि नहीं? चलिए बच्चों, तो देखो चुंबक से मतलब ये और ये तो नहीं हो सकता, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, या तो ये होगा या तो ये, चुंबकीय फ्लक्स तो हो ही नहीं सकता भैया, है कि नहीं? तो हमारा आंसर है क्या? चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, चलिए चलते हैं आगे। और ये हमारा रहा अगला सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। बोलता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा पता किया गया था? तो सबसे पहले किसने पता किया था भैया? ओस्टर्ड ने। ये हम लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ रखा है कि नहीं? वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तार में धारा बहा, तब तक देखिए गैल्वेनोमीटर भागा। अरे भाई काहे भागा? तो उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने इस पे क्या बोलते हैं कि लाइक क्या संरक्षण किया, तो पता चला कि जब विद्युत धारा किसी चालक में बहती है तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। तो वही है ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो बेटा जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि ये दिशा होती है, तरंग की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये विद्युत क्षेत्र होता है। तो तीनों एक दूसरे के क्या होते भैया? लंबवत। क्या? लंबवत, है कि नहीं? तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द आंसर फॉर अस दैट E and B बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और वो होगा हमारे फिजिक्स के सेशन का आखिरी सवाल। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये क्या है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। समतल दर्पण कभी मुड़ता है क्या भैया? नहीं मुड़ता है। समतल दर्पण हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि वो अनंत पर जाकर के गोला हो जाएगा। तो जब अनंत पर जाकर के गोला हो जाएगा मतलब उसकी त्रिज्या भी अनंत हो गई। तो जब अनंत हो गई त्रिज्या तो उसका जो फोकस दूरी होगा वो भी अनंत हो जाएगा। Okay, so what is that? The radius of curvature of a plane mirror is, so what is the answer? Infinite, because we can assume that the mirror is bending at infinite, so focal length and radius of curvature both are going to be infinite. Okay guys, so आज का ये सेशन था हमारा 25 सवालों का। उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को मदद की होंगी। फिर मिलेंगे हम लोग किसी वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।